लास्ट कहां तक पहुंच गए थे हम लोग? हैं बच्चे? ब्लू ग्रीन एल्गी शुरू हो गया था या हो गया था? हाँ बेटा, क्या ए माइटोसिस? क्या रह गया था ए माइटोसिस में? बाइनरी फ्यूजन को ए माइटोसिस कहते हैं, सेल बायोलॉजी में लिखा हुआ है साफ साफ। है? बोल, जिसमें स्पिंडल फाइबर ना बने। बोल, डीएनए डबल हो और सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए। अब दो हिस्सों में डिवाइड होने के लिए सेल के ना, जैसे तो एक तो इक्वेटर डिसाइड करते हैं अपने। इक्वेटर तो होता है किसमें? माइटोसिस या मियोसिस में, क्योंकि स्पिंडल फाइबर बनते हैं। जब स्पिंडल फाइबर बनेंगे तो सेल डिवीजन हमेशा इक्वेटर पे होगा, क्योंकि क्रोमोसोम्स आर अरेंज एट द इक्वेटर ऑफ द सेल। तो इक्वेटर डिसाइड करते हैं स्पिंडल फाइबर। लेकिन ए माइटोसिस में ऐसा कुछ नहीं होता। ए माइटोसिस में सेल कहीं से भी दो हिस्सों में डिवाइड कर सकती है, और उसमें स्पिंडल फाइबर बिल्कुल नहीं बनते। डीएनए डबल होता है और दो सेल बन जाते हैं। बोलो, इसको डायरेक्ट डिवीजन कहते हैं। डायरेक्ट डिवीजन सेल बायोलॉजी में लिखा हुआ है, डायरेक्ट डिवीजन ऑफ द सेल ए माइटोसिस। और इनडायरेक्ट, जिसमें क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना रहा है, फिर क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं, स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं, वो माइटोसिस और मियोसिस का कॉन्सेप्ट है। तो बोल्ड बाइनरी फ्यूजन ही ए माइटोसिस है, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। कुछ पढ़ाया ब्लू ग्रीन एल्गी में मैंने आपको? ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, सही है। हमने कहा कि ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया आपको मिलेगा एक तो फ्रेश वाटर में, कहां पर? और सबसे बाहर आपको मिलेगी इसमें स्लाइम लेयर, म्यूकस है, स्लाइम लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर जो कि इसको स्मूथ बनाती है, सही है। चिकना बनाएगी, स्मूथ बनाएगी। अंदर की तरफ इसके कौन है? सेल वॉल। और सेल वॉल के अंदर की तरफ कौन है? सेल मेम्ब्रेन, सही है। बोलो, ये तो प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर ही है, वही सेम टू सेम। और मेम्ब्रेन की जो बात करें तो लिपिड बाइलेयर ही है मेम्ब्रेन, जैसा कि हमने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा है। और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, जिसको हमने न्यूक्लियोइड या जीनोफोर बोला, वैसा का वैसा ही। और रेस्पिरेशन के लिए क्या प्रेजेंट है? मीजोसोम्स। क्या प्रेजेंट है? मीजोसोम्स प्रेजेंट है। मतलब मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन, जो कि हमने कहा वेसाइकल, ट्यूबुलर या लेमिलर हो सकता है, सही है बात या नहीं? लेकिन हमें यह समझना है कि भाई जो हम बात कर रहे हैं ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया की, इसकी या फिर साइनो, तो ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस चलता है। क्या चलता है? तो बताओ कि फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स जो होते हैं क्या होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं कुछ मेम्ब्रेन बाउंड इन्वेजिनेशंस में। मतलब मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्या करती है? इन्वेजिनेट करती है। क्या करती है? और इन्वेजिनेशन से कुछ स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? ये जो इन्वेजिनेटेड स्ट्रक्चर है, इसके मेम्ब्रेन में यहां प्रेजेंट है, बोलो, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। क्या प्रेजेंट है इस मेम्ब्रेन में? क्या प्रेजेंट है? और इस स्ट्रक्चर को नाम देंगे क्रोमेटोफोर। क्या नाम देंगे? क्रोमेटोफोर। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो बताइए, क्रोमेटोफोर फाउंड इन द ब्लू ग्रीन एल्गी, किसमें? उसमें क्या मिलेगा आपको? क्रोमेटोफोर। बोलो, मेम्ब्रेन के ही इन्वेजिनेशंस हैं, मेम्ब्रेन के ही इन्वेजिनेशंस हैं, लेकिन उसमें क्या प्रेजेंट है? फोटोसिंथेटिक। क्या प्रेजेंट है? बोलो, अगर ये इन्वेजिनेशन लेमिनर है, अंदर की तरफ है, तो बोल देंगे इसको क्रोमेटोफोर। क्या बोल देंगे? लेकिन अगर ये इन्वेजिनेशन करे, ग्रोथ क्या करे, और यहां से अलग हो जाए और सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाए, समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? कि जो इन्वेजिनेशन है वो यहां से क्या हो जाए? अलग हो जाए। और कहां आ जाए? सेल के। तो फिर इसको थाइलेकोइड बोल दोगे आप। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? और थाइलेकोइड्स ऐसी बनी है जो कि हम क्लोरोप्लास्ट में पढ़ते हैं, और हम कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन साइनोबैक्टीरिया से हुआ है। ऐसे बोलते हैं ना अपने कि भाई क्लोरोप्लास्ट से ओरिजिन हम मानते हैं, वो किससे मानते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी से, साइनोबैक्टीरिया से। तो आप समझेंगे ये बात की जो थाइलेकोइड है वो कैसे बनी है? क्रोमेटोफोर से। क्रोमेटोफोर एक्सटेंड होता गया और सेल के साइटोप्लाज्म में फ्री हो गया। इसको हमने क्या बोल दिया? थाइलेकोइड। क्या बोल दिए? मेम्ब्रेन के साथ लगा हुआ है तो अलग हो गया है तो थाइलेकोइड। समझ रहे हैं बात या नहीं?
और इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं। कौन प्रेजेंट है? बोलो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है और साथ में कैरोटीनॉइड्स। देखो कैरोटीनॉइड्स का होना तो जरूरी है ही। क्यों? बिल्कुल, क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करते हैं फोटो ऑक्सीडेशन से। किससे? नॉट ओनली इनेबल द वाइड रेंज ऑफ द इनकमिंग लाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस बट आल्सो प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल। तो इसका मतलब जहां जहां क्लोरोफिल ए होगा वहां कौन होगा? और अर्थ पर साइनोबैक्टीरिया वो पहले फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजनिक थे। ऑक्सीजनिक मींस वाटर को तोड़कर क्या निकाल रहे थे? क्या निकाल रहे थे? ये पहले ऑर्गेनिज्म थे और इनमें वाटर को तोड़कर ऑक्सीजन निकालने के लिए किसका होना जरूरी है? क्लोरोफिल ए का होना जरूरी है। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? और जब जब क्लोरोफिल ए पढ़ोगे तो साथ में किसको पढ़ोगे? जब जब क्लोरोफिल ए पढ़ोगे तो साथ में क्या पढ़ोगे? कैरोटीनॉइड से। क्लियर है बात? यस और नो? अच्छे से। फिर आप बताइए इनका जो स्टोर फूड है कौन? आप बोलो साइनोफाइसियन। साइनोफाइसियन स्टार्च। क्या बोल दोगे? या बोल दो साइनोफाइसियन ग्रेनुअल्स। क्या बोलोगे? ग्रेनुअल्स या साइनोफाइसियन स्टार्च। ठीक है। देखो मैं आपको एक बात समझाता हूं। मैंने शायद आपको मुनीरा पढ़ाते टाइम ये बात समझाई थी कि सेल के साइटोप्लाज्म में जो नॉन लिविंग मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उनको इंक्लूजन्स कहते हैं। इंक्लूजन अलग अलग टाइप के पढ़ोगे, मैंने कहा था मुनीरा में आपको। जैसे ग्लाइकोजन ग्रेनुअल्स बैक्टीरिया में, क्योंकि बैक्टीरिया का स्टोर फूड कौन है? ऐसे बताओ कि ब्लू ग्रीन एल्गी का स्टोर फूड। तो बताओ कि जो साइनोफाइसियन स्टार्च होते हैं क्या होते हैं? इनको हम अल्फा ग्रेनुअल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लेकिन अगर फैट स्टोर हो तो बीटा ग्रेनुअल्स। बोलो बीटा शब्द ही फैट के साथ है। बीटा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। तो बीटा शब्द ही किसके साथ है? बीटा शब्द ही किसके साथ है? फैट के साथ है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? तो ये बात आपको समझनी है कि साइनोफाइसियन स्टार्च अल्फा ग्रेनुअल्स है और बीटा ग्रेनुअल्स कौन है। साथ में आपको याद करना पड़ेगा कि इनके साइटोप्लाज्म में प्रोकैरियोट है ना ये, तो आपको मिलेंगे फॉस्फेट ग्रेनुअल्स। क्या मिलेंगे? देखो एनसीईआरटी पढ़ोगे प्रोकैरियोट्स के लिए तो क्या लिखा होगा? क्या लिखा होगा? और अगर पढ़ोगे मॉड्यूल तो वॉल्यूटिन ग्रेनुअल्स। क्या लिखा होगा? दोनों का मतलब एक ही है। एनसीईआरटी ने वॉल्यूटिन ग्रेनुअल्स का टर्म ही नहीं लिखा, उसने लिखा फॉस्फेट ग्रेनुअल्स के बारे में। जब इंक्लूजन पढ़ते हो ना सेल बायोलॉजी में, राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज, तो चार लिखे हैं: ग्लाइकोजन ग्रेनुअल्स, फॉस्फेट ग्रेनुअल्स, साइनोफाइसियन ग्रेनुअल्स और गैस वैक्यूल्स। तो बताओ फॉस्फेट ग्रेनुअल्स रखने का मतलब है कि फॉस्फेट को स्टोर करके रखा गया। फॉस्फेट को किस लिए? ताकि फ्यूचर में कभी डीएनए रेप्लिकेशन करना पड़े तो फॉस्फेट की कमी ना पड़े। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? यस और नो? तो अल्फा ग्रेनुअल्स स्टोर फूड है और वॉल्यूटिन ग्रेनुअल्स स्टोर फॉस्फेट है। ठीक है बात? अरे हाँ ना तो बोल दो अच्छे से ना। तो ये साइनोबैक्टीरिया की सेल की एक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें क्रोमेटोफोर आपको पढ़ने, क्या पढ़ने? और आउटर मोस्ट लेयर इसमें कौन है? स्लाइम लेयर। कौन है? और स्लाइम लेयर की वजह से ये सरफेस को कैसा कर देते हैं? कैसा कर देते हैं? स्लिपी कर देते हैं। क्लियर है बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से। ये साइनोबैक्टीरिया की सेल की स्ट्रक्चर आपको याद कर, यहां तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
चलो जी, यहां तक क्लियर है बातें अब आपको? ठीक है। अरे नहीं, कुछ नहीं यार, मेरे लिए को बात है, आपको बताने हर बात जरूर थोड़ी है यार। चलो, मतलब मेरे को खुश होने का कोई हक नहीं है। हाँ, तो मेरे चेहरे पे स्माइल देखते आप दुखी हो गए, तो फिर आप टूट के रहे, टॉपिक से टूटना नहीं है हमें, ठीक है? यहां तक क्लियर है ना बातें आपको? बढ़ू मैं आगे। तो आप देखो, जब आप साइनोबैक्टीरिया पढ़ना शुरू करोगे, शुरू से अपने मॉड्यूल में देख लो एक बार जल्दी से, आपको सेल की स्ट्रक्चर पढ़ने को मिलेगी। पहले तो बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ, सब बताऊंगा, वेट तो कर मेरे भाई। किसको दिक्कत है? बताऊंगा। तेरे को तो ये लग रहा है कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है तो गैस वैक्यूल पे मेम्ब्रेन होगी, वैक्यूल बोल रहे हैं, सब बताऊंगा, लेकिन वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। तू चाहे कि अभी आइंस्टीन बना दो तो कैसे बना दो? हाँ, सही बात है। देखो, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी में आउटर मोस्ट लेयर जो है स्लाइम लेयर है। क्या है? स्लाइम लेयर है, सही है ना? तो बोलो स्लाइम लेयर जो होती है वो चिपचिपी होती है। कैसी होती है? चिपचिपी होती है। तो बोलो उससे क्या होगा? एक तो इसमें कॉलोनी फॉर्मेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? कॉलोनी फॉर्मेशन हो सकता है। कॉलोनी फॉर्मेशन का मतलब है कि सेल्स आपस में चिपक सकती हैं, एक चीज। दूसरा, आप बताओ कि इसमें क्या है कि फिलामेंटल स्ट्रक्चर बन सकती है। कैसी स्ट्रक्चर बन सकती है? क्योंकि सेल्स आपस में चिपक जाएंगी तो क्या बनेगा? फिलामेंट। और फिलामेंट्स की भी कॉलोनी बन सकती है। फिलामेंट्स की भी, बोलो नॉन स्टॉक फिलामेंटस होता है और उसकी भी कॉलोनी होती है, फिलामेंटस कॉलोनी होती है। किसकी? क्योंकि एनसीईआरटी 19 नंबर पेज पे जो डायग्राम है वो अपने पास नॉन स्टॉप का है, कितने फिलामेंट है। लेकिन जब आप पढ़ोगे मॉड्यूल से तो आपको पता चलेगा कि नॉन स्टॉप जो है वो कॉलोनियल फॉर्म है। तो बच्चा कहता है कि सर कॉलोनी किसको बोलना है? एक फिलामेंट को नहीं, ऐसे बहुत सारे फिलामेंट मिलके कॉलोनी बना रहे हैं। समझ रहे हो बात या नहीं? ऑसिलेटोरिया कैसा है? फिलामेंटस है। ऑसिलेटोरिया कैसा है? स्पाइरुलिना कैसा है? यूनिसेल्यूलर है। अब जैसे मैं ये बात बोल के निकलूंगा बाहर तो बच्चा फिर काउंटर पे आएगा मेरे पीछे, पूछो क्या पूछने के लिए, कि सर आपने जब बैलून स्कीम पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी? तो आपने कहा था कि जो सेकंड लाइन से नीचे हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले वो सारे यूनिसेल्यूलर हैं। कैसे हैं? और यहां आपने फिलामेंट बना दिया, तो ये तो मल्टी सेल्यूलर हो गया। नहीं हुआ। मल्टी सेल्यूलरिटी होने के लिए जरूरी होता है कि जो सेल्स एक से ज्यादा हैं वो आपस में क्या करने चाहिए? इंटरेक्शन होना चाहिए। जैसे हम मल्टी सेल्यूलरिटी प्लांट में आगे पढ़ेंगे ना, तो प्लांट के अंदर आके क्या करेंगे? इंटरेक्टरी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम, प्लाज्मोडेस्माटा। तो बोलो सेल्स के बीच में क्या होना चाहिए? और टिश्यूज को या सेल्स को लेबर डिवीजन हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? तो ऐसा आपको यह समझना है कि हर एक सेल अपने आप में एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है। हर सेल अपने आप में एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है। वो तो इसके क्या हो गया, सारी सेल्स आपस में चिपक गई स्लाइम लेयर की वजह से, इसलिए कॉलोनी बन रही है या फिलामेंट बन रहा है। लेकिन आप इसको क्या नहीं बोलोगे? मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं बोलने वाले। फिलामेंटस हो सकते हैं लेकिन मल्टी सेल्यूलर नहीं हो सकते, एक चीज। दूसरा, स्पाइरुलिना के बारे में लिखा जाता है कि भाई ये प्रोटीन रिच है। क्या है ये? प्रोटीन। तो बताओ, इनको एज ए फूड यूज किया जा सकता है, फूड सप्लीमेंट इनको यूज किया जा सकता है। जब ये बात मैं पढ़ा के निकलूंगा बच्चा फिर से दुखी होगा, पूछो कहां से? पेज नंबर 32 से, जल्दी से आओ। एनसीईआरटी में यहां एल्गी का डिस्क्रिप्शन है, क्लोरोफाइसी के जस्ट ऊपर, सिर्फ एल्गी का। क्लोरोफाइसी तो बाद में शुरू हो रही है क्लास। उसमें क्या है कि लास्ट की जो लाइन है ना, नीचे से ऊपर की तरफ फोर्थ या फिफ्थ लाइन में लिखा होगा, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूनिसेल्युलर एंड रिच इन प्रोटीन एंड यूज एज द फूड बाय द स्पेस ट्रेवलर्स। अब कितने लोगों के पास नई एनसीईआरटी है, मतलब नया एडिशन है जिसमें क्यूआर कोड है, उसमें सिर्फ क्लोरेला है, स्पाइरुलिना को हटा दिया गया। अब बच्चे क्या करते हैं, पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी को मैच करते तो काउंटर पे बातें कैसे करते हैं? अरे अब पता चल गया स्टडीज से कि स्पाइरुलिना में प्रोटीन नहीं है, इसलिए इसको यहां से हटा दिया, क्योंकि लिखा हुआ ना कि प्रोटीन रिच है। तो अब पता चल गया स्टडीज से कि इसमें प्रोटीन। तो उनको कौन समझाए कि 32 नंबर पेज पे जो समझा रहे हैं वो एल्गी समझा रहे हैं, एल्गी समझा रहे हैं प्लांटी किंगडम का पार्ट। और स्पाइरुलिना क्या है? मोनेरा का मेंबर है, इसलिए एनसीईआरटी से उन्होंने हटा दिया इसको आरएच विटेकर के अकॉर्डिंग। है तो वो भी एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो वो इन्होंने ये कब कहा कि ये दोनों एल्गी हैं? लेकिन उन्होंने कहा कि भाई स्पाइरुलिना का नाम हमने एल्गी में लिख रखा है तो हटा दें, क्योंकि यहां जो एल्गी में जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे यूकेरियोट है। तो चलो प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल ही हटा दें। अब यहां से उन्होंने स्पाइरुलिना का एग्जाम्पल हटा दिया, इसका मतलब वो प्रोटीन बनाना बंद कर दिया उसने, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो प्रोटीन बनता है नहीं ना।
तो स्पाइरुलिना आज भी प्रोटीन रिच चीज है और आज भी उसको एज ए फूड यूज, लेकिन 32 नंबर पेज से नए एडिशन में सिर्फ इसलिए हटाया गया क्योंकि 32 नंबर पेज पे आपको यूकैरियोट्स के बारे में समझाया गया और यहां पर जो बात हो रही है वो प्रोकैरियोटिक साइनोबैक्टीरिया की बात हो रही है। बेटा बटन बंद कर ले। हाँ बनियान सारी दिख रही है तेरी ऐसे, सलमान खान मत बन, ठीक है, समझदार बन, टीचर हूं तेरा दोस्त थोड़ी हूं, बढ़िया से, ठीक है। अच्छे रिजल्ट्स लाओगे तो मेरे पे अपनी छाप छोड़ दोगे और कहीं सोचो कि भाई ऐसे हीरोगिरी करके करोगे तो कभी नहीं हो पाएगा, मैं आपको ध्यान कर करा दूंगा ये बात, ठीक है। उस मामले में तो मैं आपसे भी आगे हूं शायद, हाँ हाँ सही में, वो तो बाहर पता चलता है। चले भी आगे, यहां तो कोई दिक्कत आपको, बढ़ो में आगे, बिल्कुल। तो अपने को देखो, अपने आप को शो करना है कि वी आर डॉक्टर्स। तो स्पाइरुलिना एग्जांपल याद रखोगे यूनिसेलुलर में, ऑसिलेटोरिया याद रखोगे फिलामेंटस में, नॉस्टॉक याद रखोगे कॉलोनियल में, किसमें किसमें कॉलोनियल में, आपको अलग अलग फॉर्म दी गई है किसके अंदर, साइनोबैक्टीरिया के अंदर। उसके बाद इसमें सेल की स्ट्रक्चर की बात की है, किसकी बात की है। अब इसमें क्या, जब बच्चा सेल स्ट्रक्चर पढ़ता है, क्या पढ़ते हैं, तो ये सारी बातें पढ़ लेता है, उसको ये भी समझ में आ गया कि भाई मेसोसोम्स है, उसको ये भी समझ आ गया क्रोमेटोफोर है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, वॉल्यूटिन ग्रेनुअल्स जो होते हैं वो फॉस्फेट ग्रेनुअल्स है, साइनोफाइल्स और स्टार्च जो है वो अल्फा ग्रेनुअल है, ये स्टोर फूड है, ये फॉस्फेट का सोर्स है, सब बातें उसको बढ़िया से समझ में आती है। लास्ट में आके वही दिक्कत, वो कहता है कि भाई गैस वैक्यूल का काम क्या है। आप बताइए कि साइनोबैक्टीरिया पानी की सरफेस पे तैरते हैं, क्या करते हैं। अब तैरने के लिए बोलो बाउंसी कौन देता है, गैस वैक्यूल। भी आपके साथ एक तो मैं ईंट पत्थर बांध दूं और फिर पानी में गिरा दूं और एक आपके साथ हवा के साथ भर के बैलून बांध दूं, तो कौन सी पोजीशन में आप तैरोगे। तो वही बात है, बोलो गैस वैक्यूल्स इसको क्या देते हैं, बायोन्सी देते हैं। अब गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट कहां है, तो बच्चे को बताते हैं कि भाई सेल के साइटोप्लाज्म में ऐसे वेसाइकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जिसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ क्या भरा हुआ है, इनको क्या कहा जाता है, गैस वैक्यूल्स कहा जाता है। फिर बच्चा कहता है सर वैक्यूल्स पे तो मेम्ब्रेन बाउंड होती है स्ट्रक्चर, और आपने कहा कि साइनोबैक्टीरिया में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, तो आप बताइए कि गैस वैक्यूल्स में मेम्ब्रेन होती नहीं, ये पूरी की पूरी प्रोटीन कवरिंग है चारों तरफ से। ये लिपिड बाइलेयर या सेल मेम्ब्रेन, जैसे हमने बायो मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ी है वैसी कोई स्ट्रक्चर ये है ही नहीं। तो बोलो गैस वैक्यूल्स चारों तरफ से कैसी कवरिंग है, प्रोटीन कवरिंग है, वो मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो वो बोलो लिविंग नहीं है, क्या नहीं है। और बोलो जितना भी नॉन लिविंग पार्ट डिपॉजिट रहता है साइटोप्लाज्म में उसको क्या कहते हैं, तो बताओ गैस वैक्यूल्स किसका पार्ट है, गैस वैक्यूल्स किसका पार्ट है, इंक्लूजन्स का पार्ट है। समझ रहे हैं बात या नहीं, यस और नो। आवाज बड़ी तेज हुई माइक की, कैसे करवाई क्या किसी ने, बहुत तेज है, समझ गए बात या नहीं। क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको कि गैस वैक्यूल में चारों तरफ से क्या है, प्रोटीन है, क्या है, बोलो अगर ये भी बायो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन बाउंड होती तो फिर ये कभी भी इंक्लूजन नहीं होती, क्योंकि मेम्ब्रेन्स आर लिविंग स्ट्रक्चर्स, और जो लिविंग है वो इंक्लूजन नहीं हो सकती, जो लिविंग है वो इंक्लूजन नहीं हो सकते। तो इसका मतलब गैस वैक्यूल्स किसमें आए हैं, इंक्लूजन्स में। तो ये चारों तरफ से मेम्ब्रेन बाउंड है ही नहीं, बोलो इसमें प्रोटीन कवरिंग है गैस वैक्यूल्स के अंदर, ठीक है बात। बढ़े आगे, तो ये स्ट्रक्चर आप पढ़ना, डायग्राम आप पढ़ना, पेज पलटो, क्या है आगे। मैं पहले पढ़ा के आया हूं आपको, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक पढ़ा था, और जब मैं आपको ये बात पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी, समझ रहे हो बात या नहीं। तो बताओ ये एक एल्गी है, क्या है, एल्गी है, क्या है, एल्गी है, समझ रहे हो। और ये एल्गी को छोड़ के बाकी सबके साथ सिम्बायोसिस करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। ब्रायोफाइटा के साथ एंथोसिरोस समझाया था, टेरिडोफाइटा के साथ एजोला समझाया था, याद है आपको। टेरिडोफाइटा में एजोला बताया था, जिम्नोस्पर्म में साइकस और एंजियोस्पर्म में गनेरा प्लांट, याद है आपको। और फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म भी ये हैं। अब बात क्या आती है कि जब बच्चे को पढ़ाया जाता है ना पैडी फील्ड, क्या पढ़ाते हैं, तो पैडी फील्ड में आप एक एग्जांपल पढ़ते हो राइस प्लांट का, किसका। अब बताओ जो राइस प्लांट है वो तो क्रॉप है, क्या है, बोलो राइस के साथ सिम्बायोसिस नहीं करता है कौन, साइनोबैक्टीरिया। राइस के साथ सिम्बायोसिस नहीं करता है कौन, लेकिन इस पैडी फील्ड में क्या बोलोगे, इस राइस प्लांट के साथ छोटे छोटे टेरिडोफाइट्स ग्रोथ करते हैं, कौन ग्रोथ करते हैं, बोलो टेरिडोफाइट, कौन, एक्वेटिक टेरिडोफाइट, कौन,
नाम है एजोला। क्या नाम है? और इस एजोला की लीफ पर साइनोबैक्टीरिया है। एजोला की, तो बोलो अलोंग विद राइस एजोला ग्रो, अलोंग विद एजोला इन पैडी फील्ड एंड ऑन द लीव्स ऑफ द एजोला साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोटिकली परफॉर्म द नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब होगा क्या कि भाई एजोला प्लांट जो हो गया वो यहां पर एक तरह से वीड हो गया। क्या हो गया? और उसकी लीफ में क्या प्रेजेंट है? इसका मतलब एजोला में नाइट्रोजन फिक्सेशन की एबिलिटी डेवलप हो गई और वो नाइट्रोजन को क्या कर रहे हैं? फिक्स। और उसमें नाइट्रोजन वाले कंपाउंड क्या है? ज्यादा। अब फार्मर क्या करेगा? बोलो वीड मारेगा, किल द वीड। और जब वीड मारेगा तो वीड किस में जाएगी? तो बोलो सॉइल में नाइट्रोजन वाले कंपाउंड। तो बच्चे को ये समझाया जाता है कि भाई ये एजोला पैडी फील्ड में राइस के साथ ग्रो कर रहा है, तो उससे न्यूट्रिशन वैल्यू जो है सॉइल की वो क्या हो रही है? पैडी फील्ड की न्यूट्रिशन वैल्यू क्या हो रही है? तो बच्चा कहता है वो कैसे बढ़ रही है सर? तो आप ऐसे समझो कि एजोला की लीव्स पर कौन है? साइनोबैक्टीरिया। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कर रहा है? राइस प्लांट। वो तो सॉइल से ले रहा है, लेकिन सॉइल में नाइट्रोजन की वैल्यू बढ़ा रहे हो आप। कैसे बढ़ा रहे हो? कि एजोला की लीव्स पर कौन है? एनाबीना। कौन है? एनाबीना। तो उसकी वजह से साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, तो नाइट्रोजन की वैल्यू बढ़ रही है। और नाइट्रोजन की वैल्यू बढ़ रही है तो आप समझ जाओ कि भाई यहां पर नाइट्रोजन की वैल्यू सॉइल के अंदर बढ़ रही है। एक तो ये हो गया सिम्बायोटिक इन पैडी फील्ड, बोलो एनाबीना। एक बोलो फ्री लिविंग, सॉइल के अंदर पैडी फील्ड में अकेले साइनोबैक्टीरिया, बोलो ऑसिलेटोरिया और ओलोसीरा। ऑसिलेटोरिया ओलोसीरा कहां मिलते हैं? पैडी फील्ड में। ऑसिलेटोरिया और ओलोसीरा कहां मिलते हैं? लेकिन किसी प्लांट के साथ नहीं, किसी अकेले। कहां पर? कहां पर? पैडी फील्ड में मिलेंगे। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? इसका मतलब फ्री लिविंग भी हो गए और सिम्बायोटिक भी हो गए। फ्री लिविंग भी हो गए और देखो सिम्बायोटिक में एक एग्जांपल तो आपको एजोला का याद करना है क्योंकि आपके मॉड्यूल में दिया है। दूसरा एग्जांपल आपको साइनोबैक्टीरिया के लिए साइकस का याद करना है। किसका याद करना है? और ये पक्का ही याद करना है। एनसीईआरटी पेज नंबर 38 पे जिम्नोस्पर्म में दिया हुआ है आपको। और बताओ कि साइकस फाइब्रस रूट रखता है। लोअर जिम्नोस्पर्म में आता है साइकस। किसमें आता है? लोअर जिम्नोस्पर्म में। और फाइब्रस रूट है इसके अंदर। इसमें देखो 8th लाइन में बोल्ड करके माइक्रोराइजा लिखा हुआ है 38 नंबर पेज पे। लिखा हुआ है ना? इस माइक्रोराइजा के जस्ट बाद वाली लाइन में लिखा हुआ है कि इन सम अदर प्लांट्स लाइक साइकस मींस जिम्नोस्पर्म साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है फाइब्रस रूट्स के साथ। किसके साथ? और इन रूट्स को नाम देते हैं कोरोलॉइड रूट्स। क्या नाम देते हैं? तो ये दो एग्जांपल तो आपको याद होने चाहिए सिम्बायोसिस के लिए। जैसे हमने बैक्टीरिया के सिम्बायोसिस के लिए राइजोबियम और फ्रैंकिया को याद किया है, वैसे साइनोबैक्टीरिया के लिए एजोला और साइकस, ये दो प्लांट आपको याद करने पड़ेंगे जिनके साथ सिम्बायोसिस कर रहा है कौन? साइनोबैक्टीरिया। और फ्री लिविंग में याद रखो ऑसिलेटोरिया और ओलोसीरा। एक बात। दूसरा बताइए, जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है कौन सी? इस फिलामेंटस स्ट्रक्चर में, किसमें? इस फिलामेंटस स्ट्रक्चर के अंदर आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि थिक वॉल्ड सेल्स है, नाम है हेटेरोसिस्ट। क्या नाम है? और थिन वॉल्ड सेल्स का नाम है होमोसिस्ट। क्या नाम है? होमोसिस्ट में PS1 और PS2 दोनों प्रेजेंट है, लेकिन हेटेरोसिस्ट में ओनली और PS1 है। तो इसका मतलब यहां वाटर टूट के ऑक्सीजन और ऑक्सीजन नहीं बनेगी, इसलिए हेटेरोसिस्ट यहां नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाएगा। ये बात मैं आपको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत अच्छे से समझा के आया था। उसका रीजन है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो एंजाइम है उसका नाम है नाइट्रोजिनेज एंजाइम, एंड द नाइट्रोजिनेज एंजाइम सेंसिटिव फॉर क्लियर है बात या नहीं? यस और नो? तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन एजोला और साइकस के साथ आपको याद करने। दूसरा फ्री लिविंग नॉस्टॉक एनाबीना ओलोसीरा ऑसिलेटोरिया। जैसे मैं बच्चे को बोलता हूं नॉस्टॉक एनाबीना, बच्चा फिर से काउंटर पे पूछो क्या पूछने के लिए? सर सिम्बायोटिक में भी नॉनस्टॉक एनाबीना लिखा हुआ है और फ्री लिविंग में भी नॉनस्टॉक एनाबीना लिखा है। तो बोलो नॉनस्टॉक एक वर्ड है या दो? तो जीनस है या स्पीसीज? तो बोलो इस जीनस की कुछ स्पीसीज सिम्बायोटिक है और इस जीनस की कुछ स्पीसीज फ्री लिविंग है। समझ रहे हो बात या नहीं? यस और नो? बोलो एनाबीना एजुला।
तो वो एजोला प्लांट के साथ आ गया, एजोली बोलते हैं, ए लग जाता है लास्ट में, तो बोलो एनाबीना एजोली और एनाबीना साइकेडी, साइकेडी साइकस के साथ हो गया, एजोली एजोला के साथ सिंबायोसिस कर रहे हैं, ये इनका स्पेसिफिक फीचर हो गया। तो बताओगे नॉस्टॉक और एनाबीना जीनस दोनों में है, क्योंकि जीनस सिंगल वर्ड का होता है और स्पीसीज, वेरी गुड। तो आप ये बात याद रखेंगे कि भाई कुछ स्पीसीज इनकी सिंबायोटिक है और कुछ स्पीसीज इनकी फ्री लिविंग है, और इनमें स्पेशल टाइप की सेल्स जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रही है मेरे बच्चे, उनका नाम क्या नाम है? हेट्रोसिस्ट, भूलना पक्का। और हेट्रोसिस्ट में PS1 होता है, PS2, क्योंकि ये वाटर तोड़ के ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते। क्लियर है? यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को? बढ़ा जाए आगे। आगे देखो भाई क्या दिया हुआ है फिर। रिप्रोडक्शन देखो, यूनिसेल्यूलर है, दोनों बाइनरी फ्यूजन तो पक्का ही हो गया। आप याद रखो जब तक यूनिसेल्यूलर पढ़ते रहेंगे बाइनरी फ्यूजन आता रहेगा, मतलब प्रोटिस्टा तक आपको बाइनरी फ्यूजन पढ़ना है। दो बातें दिमाग में डाल लो, पूछो क्या? यूनिसेल्यूलर बाइनरी फ्यूजन, फिलामेंटस फ्रेगमेंटेशन, फिक्स है ये, ठीक है बात या नहीं? यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर और फिलामेंटस, समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? अब देखो एक बात समझना, जैसे कोई यूनिसेल्यूलर है वो तो बाइनरी फ्यूजन कर लेगा, क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? बाइनरी फ्यूजन कर लेगा। एक आप बताओ कि जो फिलामेंटस हैं, कौन है? कौन है? फिलामेंटस जो है, फिलामेंटस में क्या होगा? बोलो हार्मोसिस्ट और हार्मोगोनिया बनती है। बोलो बीच बीच में कुछ ना थिक वॉल्ड सेल्स बन जाती हैं ऐसे, वो होती भी है वैसे, हेट्रोसिस्ट जिनको हम कहते हैं, थिक वॉल्ड होने की वजह से। बताओ, ये सेल्स ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाती क्योंकि एटमॉस्फेयर से एक्सचेंज इनका ज्यादा होता नहीं है, मटेरियल्स का ये एफिशिएंटली एक्सचेंज कर नहीं पाते, क्योंकि थिकनेस की वजह से वॉल की जो परमेबिलिटी है वो कम हो जाती है, तो धीरे धीरे ये सेल्स क्या हो जाएंगी? डेड। ये भी क्या हो जाएगी? तो बीच में लिविंग सेल्स के फ्रेगमेंट्स बच जाएंगे। ये जो लिविंग सेल्स के फ्रेगमेंट बचे हैं इनको बोलते हैं हार्मोगोनिया। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हार्मोगोनिया। और ये हार्मोगोनिया फिर आगे चल के न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। इससे भी एक नया साइनोबैक्टीरिया बनेगा, इससे भी एक नया साइनोबैक्टीरिया बनेगा, और इससे भी एक नया साइनोबैक्टीरिया बनेगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये सेल्स जो है वो यूनिसेल्युलरिटी शो करती है, हर एक सेल अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करती है, तो अपना डिवीजन करके वो आगे अपने नंबर बढ़ा लेते। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो बताइए कि फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, क्या है? और बीच बीच में क्या हो गई है? डेड सेल्स बन गई है। क्या बन गई है? और डेड सेल्स बनने की वजह से हार्मोगोनिया का फॉर्मेशन हो गया है। किसका फॉर्मेशन हो गया है? और हार्मोगोनिया आगे नए ऑर्गेनिज्म को बनाता है। ये जो कंडीशंस है बच्चे, ये फेवरेबल कंडीशंस में हो जाता है हार्मोगोनिया का फॉर्मेशन। हार्मोगोनिया का फॉर्मेशन बोलो फेवरेबल कंडीशंस में हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे कोई फिलामेंटस है, जैसे बोलो नॉस्टॉक है, क्या है? नॉस्टॉक है, सही है, और कंडीशंस क्या हो गई? अनफेवरेबल या एडवर्स हो गई, तो उस कंडीशन में ये अपनी नॉर्मल सेल्स की वॉल को खुद करते हैं। यहां पर तो जो थिक वॉल्ड सेल थी वो मर गई है और नॉर्मल सेल्स जिंदा है। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है? नॉर्मल सेल्स अपनी वॉल को क्या कर रही है? क्योंकि कंडीशंस, तो इसका मतलब इनका सर्वाइवल तो खत्म ही हो गया। अब सर्वाइव कौन करेंगी? जिनकी वॉल क्या हो गई है? इसको बोलते हैं एकाइनेट्स। क्या बोलते हैं? तो बोलो एकाइनेट्स का फॉर्मेशन होता है अनफेवरेबल कंडीशंस में। कब होता है? तो बोलो जब ऑलरेडी जो थिक वॉल्ड सेल्स हैं, कौन है, वो मर जाएं और लिविंग सेल्स के फ्रेगमेंट्स जो है, पोर्शन जो है, वो नए ऑर्गेनिज्म को बनाएं, तो हार्मोगोनिया। लेकिन अगर कंडीशंस क्या है? एडवर्स है, तो बोलो जो थिन वॉल्ड थी, जो अपने आप को कह रही थी कि हम अच्छे से सर्वाइव, वो तो मरेंगी। लेकिन जो थिन वॉल्ड थी उन्होंने अपनी वॉल क्या कर ली? थिक कर ली, और थिक करके जो स्ट्रक्चर बनाई उसको बोल रहे हो आप एकाइनेट्स। क्या बोल रहे हो? और फिर वो एकाइनेट्स दोबारा जब कंडीशन फेवरेबल हो जाएंगी तो अपने आप को जर्मिनेट करके न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। क्लियर है बात? समझ पाए हैं बात को अच्छे से? कोई प्रॉब्लम? बढ़ू आगे? नहीं, फिलामेंटस याद करना है आपको। नॉस्टॉक फिलामेंटस के साथ कॉलोनियल भी है, इसका मतलब इनमें स्लाइम सिंथेसिस ज्यादा हो रहा है। जो स्लाइम ज्यादा बनाएंगे वही ज्यादा अपने आप को ज्वाइन करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रखें।
ठीक है। और ऑसिलेटोरिया क्या पैडी फील्ड में होता है, कहां होता है, पानी के अंदर है, तो पानी के फ्लो के साथ कभी भी कॉलोनी फॉर्मेशन होने के चांसेस कम रहते हैं। क्या बताऊं, बता। नहीं, मैं कह रहा हूं कि एक फिलामेंट है सिर्फ ये, तो ये फिलामेंटस हो गया। अब इन्होंने स्लाइम सिक्रीट की और अपनी कॉपीज तैयार की, तो अपने आसपास और बहुत सारे फिलामेंट बना लिए और सारे स्लाइम में डूबे हुए हैं, तो ये पूरी एक क्या बन गई, लेकिन फिलामेंट्स की कॉलोनी हो गई। एक फिलामेंट को कॉलोनी नहीं बोलते, सेल खुद करती है भाई, सेल मेम्ब्रेन करेगी। सेल बोल तो डेड है, जो डेड है वो मेटाबॉलिज्म नहीं करेगा, जो मेटाबॉलिज्म नहीं करेगा वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड कैसे बनाएगा मेरे भाई। बोल स्लाइम होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड, बोल, जो कि वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है और इन सेल्स को डेसिकेशन से बचाता है। किससे बचाता है, सूखने से बचाता है। अब ऑसिलेटोरिया तो भाई साहब देखो है ही पानी में, ऑसिलेटोरिया तो उसको ज्यादा फिर बोलो डेसिकेशन से बचने की जरूरत है ही नहीं, तो इसलिए वो स्लाइम भी कम बनाएगा। समझ रहे हो बात या नहीं। वो तो मर जाएंगे ना, मैंने क्रॉस लगा दिया ना। मैंने कहा जिन्होंने अपनी वॉल थिक कर ली वो तो अपने आप को सर्वाइव करवा लेंगे एडवांस कंडीशन में, वो तो फेवरेबल कंडीशन में चल ही रहा है। वो तो जो बीच बीच में थिक सेल्स थी वो मर रही है फिलामेंटस में, सही है। और इसमें हम कह रहे हैं कि जो सेल्स नॉर्मल थी वो थिक कर रही है अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन में और एकाइनेट्स बनाया। और बताओ, मैंने आपको ये बात समझाई है कि हम क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन साइनोबैक्टीरिया से मानते हैं, तो जो आज क्रोमेटोफोर हैं वो फ्यूचर में जाकर क्या हो गए, और फिर उनके बन गए स्टैक्स, जिनको आज हम ग्रेना और ग्रेनम के नाम से जानते हैं। यही तो समझा रहा था मैं आपको, ठीक है बात। तो इसका मतलब थाइलेकोड्स कुछ और नहीं, साइनोबैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन ही है। क्लियर है बात, आगे बढ़े भाई, यहां तो कोई दिक्कत। ये तो फेवरेबल, ये तो नॉर्मल सर्वाइव कर ही रहे। कैसे ले रहा है नेबरिंग सेल से, हर एक सेल अपने आप में इंडिविजुअल काम कर रही है, ये तो समझाया मैंने। मल्टी सेलुलरिटी के लिए सेल्स का आपस में इंटरेक्शन करना, यहां तो आप एक सेल को अलग कर दोगे ना तो मरेगी नहीं, वो कहते हैं मैं सर्वाइव करूंगी अकेले। मतलब जब इनके प्रेग्नेंट हो सकते हैं तो ये इतने टाइम तक सर्वाइव कैसे, तो मैं कब कह रहा हूं कि फिलामेंट हमेशा ऐसा रहेगा। मैं कह रहा हूं ये हार्मोगोनिया यहां से अलग होगा अगर नए फिलामेंट को बनाएगा। हाँ तो जिंदा है ना, कौन मर जाएंगी, अरे इनके मरने की वजह से ये अलग होंगे। एक लंबा फिलामेंट है, बीच में से मैं काटूंगा तभी तो टुकड़ों में टूटेगा, काटा ही नहीं तो टूटेगा, टुकड़ों में टूट रहा है। मैं कह रहा हूं कि भाई ये जब डेड हो जाती है, मैंने पहले इन सेल्स को डेड किया फिर हार्मोगोनिया बनाए, समझ रहे बात। तो जब ये डेड हो जाती है तो फिलामेंट्स फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, ये जो लिविंग फ्रेगमेंट्स है इनको हार्मोगोनिया कहते हैं। और इधर ये क्या समझाया मैंने कि ये एडवांस कंडीशंस में पहले अपनी वॉल थिक करते हैं और थिक वॉल्ड वाली सेल्स को क्या कह देते हैं, और जो वॉल थिक वो सर्वाइव नहीं करते। क्लियर, हाँ कहां पे लिखा है, एनसीईआरटी खोल पेज नंबर 129, जल्दी से खोलना थोड़ा सा, 129, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ है, लास्ट लाइन है, इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया there is a membranous extension into the cytoplasm which contain pigments are called as the extensions। और बता, खुश हो जा फिर। देखो यहां क्या कह रहे हैं हम, ब्लू ग्रीन एल्गी। बताओ मेनली ना एल्गी जो होती है वो ब्लू कलर की होती है, आपको मैंने फोटोसिंथेसिस पढ़ाया, याद है आपको, फोटोसिंथेसिस। पिगमेंट पढ़ाए, बोलो क्लोरोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स, और नीचे नीचे लिखे थे फाइकोबिलीन्स। मैंने कहा था प्रोटीन के बने हुए बिली प्रोटीन्स कहते हैं इनको, याद है आपको, बोला था ना। तो इसमें दो टाइप थे, बोलो फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन। कौन कौन थे, तो बोलो यहां फाइकोसाइनिन
और फाइको इरिथ्रीन प्रेजेंट है। बोलो इनके सामने अगर सी लग जाए, क्या लग जाए? तो बोलो साइनोबैक्टीरिया का फाइकोसाइनिन, साइनोबैक्टीरिया का, बोलो सेम फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रीन रेड एल्गी में भी होता है। बोलो लोअर एल्गी, सबसे लोअर एल्गी कौन है? कौन है? तो बोलो रेड एल्गी में भी फाइकोइरिथ्रीन और फाइको, लेकिन उनके सामने आर लग जाता है। बोलो आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोइरिथ्रीन लिखा हो तो आप समझ जाना कि बात हो रही है रेड एल्गी की। लिखा हो सी फाइकोसाइनिन और सी तो बात हो रही है ब्लू ग्रीन एल्गी की। अब बोलो क्या बोल रहे हैं इसको? ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू पहले है, ग्रीन पहले है। इसे ग्रीन ब्लू एल्गी नहीं कह रहे हो, इसका मतलब इसमें फाइकोसाइनिन की अमाउंट ज्यादा है। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? फाइकोसाइनिन बोलो ब्लू कलर का है, फाइको इरिथ्रीन बोलो रेड कलर का है। ठीक है बात या नहीं? तो जनरली हम जो बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका मतलब फाइकोसाइनिन और फिर आता है क्लोरोफिल का नंबर। किसका नंबर? तो बोलो ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या हो गया? तो बताओ मोस्टली ये किस कलर के? ब्लू ग्रीन। मोस्टली कैसे है? लेकिन कभी कभी आपको रेड कलर के भी दिखते हैं। किस कलर के दिखते हैं? किस कलर के दिखते हैं? बोलो रेड एल्गी या रेड ग्रीन एल्गी। बोलो साइनोबैक्टीरिया का ही एक पार्ट है। एक एग्जांपल है ट्राइकोडेस्मियम। क्या बोलेंगे? वैसे ब्लू ग्रीन एल्गी आपको ब्लू कलर की बताने हैं फाइकोसाइनिन की वजह से, लेकिन ट्राइकोडेस्मियम रेड कलर का है। किस कलर का है? जिससे हम रेड सी में पढ़ते हैं कि रेड सी का रेड वाटर ट्राइकोडेस्मियम की वजह से है। लेकिन आपको जनरलाइज याद करना है कि उसमें पिगमेंट जो होता है वो मेनली कौन सा याद करना है आपको? फाइकोसाइनिन। और सी फाइकोसाइनिन से मतलब है कि हम साइनोबैक्टीरिया पढ़ रहे हैं। रेड एल्गी पढ़ेंगे तो इसको आर फाइकोसाइनिन कर देंगे हम। कोई प्रॉब्लम यहां तक? कुछ भी समझ नहीं आया? अच्छा आया। दूसरा सुनो, बोलो ये वाटर की सरफेस पे फ्लोट करते हैं। वाटर की सरफेस पे, कल भी मैंने आपको ये बात समझाई थी समुद्र बना के। मैंने कहा जब सी की बात आए तो आप समझना क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। पानी की सरफेस पे क्लोरोफाइसी, पानी के अंदर है फियोफाइसी और बिल्कुल बॉटम में है रोडोफाइसी। सी वाटर में, मैराइन वाटर में। सही है बात? लेकिन जब हम बात करेंगे बच्चे ब्लू ग्रीन एल्गी, तो हमने कहा था फ्रेश वाटर में है। वे ये उन समुद्रों में है जो हम अपने घरों के आसपास लगा देते हैं। रुके हुए पानी में, गंदे पानी में कौन होता है? रुके हुए पानी को गंदा माना जाता है जब उसमें काई जमा हो जाती है। उसका कारण कौन है? क्योंकि साइनोबैक्टीरिया वाटर की सरफेस पे करते हैं फ्लॉट। क्या करते हैं? और फ्लॉट करते हैं तो और साथ में करते हैं बाइंड्री फ्यूजन और फ्रेगमेंटेशन। तो अपने नंबर बहुत जल्दी बढ़ा लेते हैं ये, अपने नंबर्स बहुत, और सरफेस पे बोलो वाटर ब्लूम्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? वाटर ब्लूम्स बनाते हैं। वाटर ब्लूम अगर वाटर की सरफेस पे बन गया, वाटर ब्लूम्स अगर, तो ऊपर से लाइट की एंट्री प्रॉपर अंदर, तो बोलो पानी के अंदर जितने भी डूबे हुए प्लांट है उनकी हो जाएगी डेथ। क्या हो जाएगी? और अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल होगा पानी में वो हो जाएगा। तो बोलो दूसरे एनिमल्स जैसे फिश वगैरह है वो भी मरने लग जाएंगी। और हम इस वाटर को पॉल्यूटेड वाटर कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉल्यूटेड वाटर कहेंगे। तो वाटर ब्लूम्स का बनना, वाटर का पॉल्यूशन होना। बोलो वाटर ब्लूम्स का, वाटर का पॉल्यूशन होना। और दूसरा इनमें क्या है? प्रोटीन स्टोर होता है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है स्पाइरुलिना का, तो बोलो ये एनिमल्स के लिए, कैटल्स के लिए फोडर की फॉर्म में यूज भी हो सकते हैं। मतलब चारा हो सकता है उनका, ग्रीन मैनर जिसको हम कहते हैं, ग्रीन मैन्योर मतलब उनका हरा चारा, उसकी फॉर्म में भी काम आ सकते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन स्टोर होता है। किसकी बात हो रही है? साइनोबैक्टीरिया की, स्पाइरुलिना की। समझ रहे हैं बात या नहीं? और वाटर ब्लूम बनाना एक अच्छी बात, एक खतरनाक। इसलिए रुके हुए पानी को गंदा और बहते हुए पानी को साफ मानते हैं। रुके हुए पानी को और बहते हुए पानी को साफ मानते हैं। समझ रहे हैं बात या नहीं? अच्छे से चलो फिर पढ़ो, देखो आगे इंपॉर्टेंस लिखी होंगी इसके इकोनॉमिकल। पहला क्या लिखा हुआ है? बोलो नाइट्रोजन फिक्सेशन की एबिलिटी है तो फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ाएगा। दूसरा ग्रीन मैन्योर बता दिया। तीसरा, ठीक है, मस्कीटो लार्वा को ग्रो नहीं करने देते। ठीक है बेटा? है बेटा? क्या हो गया?
ये क्या करते हैं कि जो एसिड आपने कह रहे हैं कि सीक्रेट द एसिडिक केमिकल्स व्हिच डिक्रीज द एल्कलाइन ऑफ द सॉइल। सॉइल कैसी है, एल्कलाइन है, और ये सीक्रेट क्या कर रहे हैं, एसिड्स। तो पीएच मेंटेन कर देते हैं सॉइल का। अब तो ये पूछ रहा कि कैसे सीक्रेट कर रहे हैं, यही तो पूछ रहे हैं आप कि कैसे सीक्रेट कर रहे हैं। तो आप बताएं कि अपने स्लाइम लेयर को मेंटेन करने के लिए लगातार क्या करते हैं, ये पेप्टाइड फॉर्मेशन करते हैं म्यूसिलेज फॉर्मेशन के लिए। तो साथ में क्या सीक्रेट हो रहे हैं, एसिड्स। जैसे हम बात कर रहे हैं अमाइनो शुगर्स की, पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, तो अमाइनो शुगर्स बनाने के लिए इनको क्या करने पड़ते हैं, एसिड प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। ऐसे स्लाइम लेयर बनाने के लिए भी मेटाबॉलिज्म चलाना पड़ता है। तो इनसे क्या निकल रहे हैं, और वो एसिड क्या कर रहे हैं, सॉइल की पीएच को मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन ये भी सोचो कि अगर नॉर्मल सॉइल में साइनोबैक्टीरिया होगा तो उसकी सॉइल को एसिडिक करके उसको बर्बाद कर देगा। ये सिर्फ एल्कलाइन सॉइल की पीएच को मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। ये हमेशा यूजफुल हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है बात या नहीं। और फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ बच्चे, ठीक है ये भी बता दिया मैंने। और वाटर ब्लूम की बात हो ही गई। और वाटर ब्लूम जो होते हैं वो खतरनाक है। वाटर ब्लूम्स जो है वो क्यों खतरनाक है, बिल्कुल सनलाइट नहीं जाएगी तो अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। और लास्ट लिखा हुआ है कि बीजे दैट ग्रो इन द वाटर टैंक्स, और उनको क्या कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या दिया है, ऑसिलेटोरिया। वाटर टैंक, वाटर टैंक बोलो पानी, पानी मतलब पैडी फील्ड, पानी बहुत ज्यादा और वहां पर ग्रो करने वाले ऑर्गेनिज्म। बोलो वाटर टैंक की बात आए, बोलो वाटर, तो ऑसिलेटोरिया ज्यादा बताना है। और राइस फील्ड की बात आए तो ओलोसिरा ज्यादा बताना है। ऐसा नहीं है कि राइस फील्ड के अंदर पैडी फील्ड में ऑसिलेटोरिया नहीं है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भाई राइस फील्ड में सबसे ज्यादा फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर कौन सा है, तो ओलोसिरा। कौन सा है, वैसे दोनों मिलेंगे आपको, लेकिन मेनली पूछा जाए तो, और सिंपल वाटर टैंक में पूछा जाए तो ऑसिलेटोरिया। बेटा क्या पूछ रहे हैं, है? ऊसर सॉइल मतलब बंजर बोल दो जिसको, जिसमें कुछ नहीं उगता। ऊसर को उजाड़ लिखा हुआ है बच्चे, वो OSAR, OSAR, उजाड़ बोल देते हैं ना अपने। उजाड़ शब्द इंग्लिश का तो है। ऊसर से ये वो बोले कि RD के लिए लगता है, SA से सा और ऊ से ओ, उजाड़ बोल दिया। उजाड़ को ऊसर को उजाड़ बोलते हैं अपने। वैसे बंजर होता है सही शब्द हिंदी का तो है। बेटा क्या कह रहे हैं, वाटर लॉगिंग नहीं, देखो वाटर लॉगिंग अलग चीज है यार। वाटर लॉगिंग होने का मतलब होता है सॉइल के अंदर ऑलरेडी पानी पहले से क्या है, ज्यादा है। वाटर लॉग्ड सॉइल बोलते हैं उसको हम, जिसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, कम। और वाटर लॉग्ड सॉइल में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ज्यादातर एसिड बनाते हैं, और अगर प्लांट्स हैं तो बोलो अल्कोहल बनाते हैं। इसलिए राइस फील्ड के अंदर एक स्पेशल टाइप की स्मेल होती है अल्कोहल की वजह से। राइस फील्ड के ना आसपास क्या होता है कि जैसे हम खेतों के आसपास से निकलते हैं तो ऐसे बता देते हैं कि आसपास कहीं भाई चावल उगा हुआ है, नहीं समझ रहे। तो वो स्मेल जो है उनके फर्मेंटेशन की वजह से, उनके एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से, जिससे वो अल्कोहल प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं। क्योंकि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल पैडी फील्ड में क्या है, उसे कहते हैं वाटर लॉग्ड सॉइल। ये वाटर थोड़ी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये तो अपने फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर को यूज कर रहे हैं। और ये डेसिकेशन से बचना चाहते हैं, सूखने से, इसलिए उन्होंने चारों तरफ अपने स्लाइम लेयर रखी हुई है। जहां भी स्लाइम आ जाए ना, म्यूकस आ जाए, आप समझ जाना हमें बचना है। किससे बचना है, सूखने से बचना है अपने आप को। बड़े भाई आगे, तो ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या क्या पढ़ा है आपने अभी तक। सबसे बाहर सेल में क्या प्रेजेंट है, स्लाइम लेयर, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की। अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो है बच्चे वो बना रही है मीजोसोम्स और क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर भी मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन ही है, जिन पर क्या प्रेजेंट है, फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल ए है, कैरोटिनॉइड है, और फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन है। लेकिन ज्यादा कौन है, लेकिन इरिथ्रिन वाले का एग्जांपल ट्राइकोडेस्मियम, जो कि रेड कलर का साइनोबैक्टीरिया है। स्टोर फूड इनके अल्फा ग्रेनुअल्स मींस साइनोफाइसियन स्टार्च है। बीटा ग्रेनुअल्स भी होते हैं लेकिन लिखा नहीं है, फैट को भी स्टोर करते हैं। और साथ में इनमें पाए जाते हैं फॉस्फेट ग्रेनुअल्स, जो कि बच्चे वॉल्यूटिन ग्रेनुअल्स हम कह रहे हैं, फॉस्फेट का सोर्स है। साथ ही साथ इनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है गैस वैक्यूल्स, जो इनको बायोसी देते हैं, और ये पानी की सरफेस पे उससे और फ्लोट करते हैं तो अपने नंबर इंक्रीज करते हैं बाइनरी फ्यूजन और फ्रेगमेंटेशन से। अगर प्योरली यूनिसेल्युलर है, अकेले रहते हैं, तो बाइनरी फ्यूजन
और अगर फिलामेंट बनाने वाले हैं तो फ्रेगमेंटेशन। इससे इनके नंबर ज्यादा स्पीड से बढ़ते हैं और ये सरफेस पर फ्लोट कर रहे हैं, तो फिर बना देते हैं वाटर ब्लूम। वाटर ब्लूम बनना पानी के लिए एक अच्छी बात, पानी के लिए एक अच्छी बात। इनके कुछ ऑर्गेनिज्म प्रोटीन स्टोर करते हैं, फॉर एग्जांपल स्पाइरुलिना, तो वो फूड का सोर्स है। किसका सोर्स है? फूड का सोर्स है। फिलामेंटस में हम बात करते हैं ऑसिलेटोरिया की, पैडी फील्ड में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, वाटर टैंक्स में ग्रो करता है। राइस फील्ड में सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला ओलोसीरा है। सही है बात या नहीं? एजोला की लीव्स के साथ सिम्बायोसिस एनाबीना करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा नाइट्रोजन फिक्सेशन सिम्बायोटिक कंडीशन में ही करे, फ्री लिविंग कंडीशन में भी ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और जब फ्री लिविंग कंडीशन में करें तो एनाबीना, नॉनस्टॉप, ऑसिलेटोरिया, ओलोसीरा, इनके हम एग्जांपल बताते हैं। क्लियर है बात या नहीं? यस और नो? कुछ कंडीशंस में ऐसा है कि कुछ साइनोबैक्टीरिया सिक्रीट करते हैं एसिड्स, इसलिए वो ऊसर सॉइल को, जो कि होती है एल्कलाइन पीएच वाली, उसको बैलेंस कर देते हैं, पीएच उसको फर्टाइल बना देते हैं। क्लियर है बात या नहीं? और साथ ही साथ जो प्रोटीन स्टोर कर रहे हैं वो ग्रीन मैन्योर या फॉडर की फॉर्म में यूज हो रहे हैं, चारे की फॉर्म में यूज हो रहे हैं। ये साइनोबैक्टीरिया ओवर हुआ आपका। बढ़े आगे, तो पहले नंबर पे बैक्टीरिया पड़े मोनेरा में, नंबर 2 पे। अब नंबर 3 पे करें शुरू। माइकोप्लाज्मा। बोलो, दो साइंटिस्ट थे, नोवार्ड और रॉक्स। इतना कुछ एनसीईआरटी में है नहीं, माइकोप्लाज्मा एनसीईआरटी में 3 लाइनों में खत्म हो गया, लेकिन अपने बातें करेंगे, वो भी करेंगे, ये भी करेंगे, एनसीईआरटी की भी पूरी करेंगे और मॉड्यूल की भी, क्योंकि पढ़ना हमें सभी है। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मॉड्यूल में नहीं होता, ठीक है ना? तो याद रखेंगे, नोवार्ड और रॉक्स नाम के 2 साइंटिस्ट। उन्होंने क्या है कि जैसे कैटल्स होते हैं, जैसे हमें खांसी होती है, वैसे उनको भी प्रॉब्लम हुई, सांस लेने में तकलीफ हुई। उन्होंने चेक किया, तो बोलो प्लूरल फ्लूइड, लंग्स का जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। उसकी उन्होंने स्टडी की, तो उसमें उनको ऑर्गेनिज्म मिले छोटे छोटे, जिनको इन्होंने नाम दिया पीपीएलओ। क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? बोलो, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। देखो, डिजीज जो था वो निमोनिया के करेक्टर लेकर था, क्योंकि सिंपल सी बात है कि सांस में दिक्कत हो रही है, छाती की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, तो निमोनिया वाले डिजीज के तो क्या हो गए सिम्टम्स। और लिया कहां से? प्लूरल फ्लूइड से, तो नाम हो गया प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, उन्होंने नाम दे दिया इसको, इस ऑर्गेनिज्म को नाम दे दिया पीपीएलओ। सही है। नोवार्क ने हमें एक ग्रुप दिया माइकोप्लाज्मा। आज जो हम बोलते हैं ना, वो नोवार्क नाम के साइंटिस्ट ने ग्रुप दिया था। क्या? फ्यूचर में बोलो, एक साइंटिस्ट थे डॉई। क्या नाम था? डॉई। उन्होंने प्लांट के अंदर, पर्टिकुलर फ्लोएम के अंदर एक इंफेक्शन देखा ऑर्गेनिज्म का, जिससे कि उसका फ्लोएम जो था इंफेक्टेड था और प्लांट में डिजीज हुआ एस्टर येलो। क्या नाम था? एस्टर येलो। और उन्होंने उसको पीपीएलओ नहीं, उन्होंने नाम क्या दिया? तो इसका मतलब जब तो बात आए पीपीएलओ की तो हम बात करेंगे कैटल्स की, बोलो एनिमल्स की, और जब बात आए किसकी तो हम बात करेंगे प्लांट्स की। एनसीईआरटी सिर्फ एक लाइन लिख के निकल जाती है कि माइकोप्लाज्मा के जो ऑर्गेनिजम्स है बच्चे, ये प्लांट और एनिमल्स दोनों को इन्फेक्ट करती है। और आप प्लांट और एनिमल्स के लिए पीपीएलओ और एमएलओ को याद रखना, क्योंकि पहली बार यही डिस्कवर हुए थे, और सारे ऑर्गेनिज्म बाकी फिर इन्हीं के बेसिस पर क्लासिफाई किए गए माइकोप्लाज्मा के। बोलो, माइकोप्लाज्मा एक ग्रुप का नाम है और उसमें पीपीएलओ और एमएलओ ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है ना? अब सबसे बड़ी बात जो बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहता है, स्मॉलेस्ट सेल, सर पीपीएलओ बताएं या माइकोप्लाज्मा? और कंफ्यूजन पैदा पता है कहां से होता है? 126 नंबर पेज और 128 नंबर पेज से। 128 नंबर पेज पे एक फिगर है, हाँ बच्चे मेरे साथ चलो, देखो आप, 128 नंबर पेज पे एक फिगर है और पीपीएलओ का साइज लिखा है 0.1 माइक्रोन मीटर एम। सही है, लिखे ना? 126 नंबर पेज पे, जहां प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात चल रही है, मतलब एन ओवरव्यू ऑफ सेल के अंदर पढ़ते हैं ना अपने, 126 में सबसे नीचे नीचे लिखा होगा, अरे 100 है ना, माइकोप्लाज्मा 0.3 लिखा हुआ है ओवरव्यू ऑफ सेल में, कि स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा 0. तो ऐसा है कि माइकोप्लाज्मा एक ग्रुप का नाम है। किसका नाम है? और इसमें इनको लिखना चाहिए था कि माइकोप्लाज्मा का जो साइज है 0.1 से लेकर 0.3 माइक्रोन तक हो सकते हैं, माइक्रोन एम तक हो सकते हैं। लेकिन अब क्या हो गया कि पीपीएलओ क्या लिख दिया और माइकोप्लाज्मा। फिर 127 पे आओ आप, 127 पे प्रोकैरियोटिक सेल जहां हेडिंग है उसके जस्ट ऊपर जो पैराग्राफ है उसकी सेकंड या थर्ड लाइन में इसने क्या लिख दिया? पीपीएलओ एंड माइकोप्लाज्मा लिख दिया ना, प्रोकैरियोटिक सेल में लिखा है, सॉरी,
सेकंड लाइन में माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, इसको लिखना चाहिए था माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, एक ही बात है। बोलो पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा का ही ऑर्गेनिज्म है। मेरे को बताओ कि जैसे भाई ये एक नवदीप है, नवदीप है ना, नवदीप और ह्यूमंस में क्या फर्क है? बोलो ह्यूमन बोलोगे तो पूरी दुनिया के जितने भी होमोसेपियंस है वो आ गए, नवदीप बोलोगे तो पर्टिकुलर ये ह्यूमन आ गया। ऐसे बोलो माइकोप्लाज्मा बोलोगे तो सारे ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा वाले आ गए, पीपीएल बोलोगे तो पर्टिकुलर वो है जो ढूंढा गया कैटल्स के प्लूरल फ्रूट से। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? अब बच्चा कहता है इतनी कहानियों का आप तो निचोड़ बताओ कि हमें आंसर क्या करना है। नहीं समझ रहे मेरी बात आप? तो बोलो अगर क्वेश्चन आए पीपीएलओ का साइज तो 0.1 करना, और अगर साइज आए माइकोप्लाज्मा का तो फिर 0.3 करना। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? स्मॉलेस्ट सेल आपको पीपीएलओ बतानी है, जो 0.1 साइज उसका दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है बात या नहीं? लेकिन अगर सीधा पूछ ले भाई मतलब सेल का साइज स्मॉलेस्ट सेल कौन है, नहीं स्मॉलेस्ट सेल कौन है, और 4 ऑप्शन है। माइकोप्लाज्मा, सुनना बात, माइकोप्लाज्मा, ऑस्टिच एग, नर्व सेल, आरबीसी। और अगर माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ दोनों साथ में तो पीपीएलओ को प्रायोरिटी देना क्योंकि साइज वैसा दिया हुआ है। ठीक है, वैसे एग्जामिनर ऐसा करेगा नहीं क्योंकि बायोलॉजी का ही होगा। ठीक है बात या नहीं? अरे हाँ ना तो बोला करो। दूसरा बात, आप ये बताओगे कि माइकोप्लाज्मा जो है वो मेम्ब्रेन लेस है, क्या है? अरे स्मॉल लेस है, क्या करता हूं मैं तुम्हारे साथ रह के बिगड़ रहा हूं। बोलो वॉल लेस है, इसमें सेल वॉल नहीं है, ओनली क्या है? बोलो सेल मेम्ब्रेन इज ए डेलिकेट स्ट्रक्चर, नाजुक और इलास्टिक, डेलिकेट एंड। तो बोलो माइकोप्लाज्मा जब भी आप देखो तो आपको सेम शेप का नहीं दिखता भी। आज आपने माइकोप्लाज्मा देखा तो आपको ऐसा दिखा, कल आपने देखा तो माइकोप्लाज्मा आपको ऐसा देखा, परसों आपने माइकोप्लाज्मा देखा तो आपको ऐसा दिखा। तो शेप, एक ही ऑर्गेनिज्म बार बार अपनी शेप क्या कर रहा है, क्यों बदल रहा है? क्योंकि बाहर रिजिड सेल वॉल तो है ही नहीं, तो सिर्फ क्या है, मेम्ब्रेन है, तो शेप बार बार क्या हो रही है? तो बोलो जोकर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? यहां बच्चे आपको 2 शब्द याद करने हैं, पूछो क्या? प्लियोमॉर्फिक और पॉलीमॉर्फिक, जिसमें बच्चा हमेशा दुखी रहता है। व्हाट इज प्लियोमॉर्फिक और व्हाट इज पॉलीमॉर्फिक? बताइए। माइकोप्लाज्मा एक प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म है, क्या है? बोलो अगर यहां ऐसी शेप में तो जो काम इस शेप में हो रहा है वही काम, और वही काम इस शेप में हो रहा है। जब तीनों शेप अलग है लेकिन काम क्या है, तो बोलो प्लियोमॉर्फिक। सिर्फ शेप बदल रही है, डिफरेंट शेप्स हो तो प्लियोमॉर्फिक, लेकिन फॉर्म बदल जाए, काम बदल जाए तो बोलो पॉलीमॉर्फिक। जैसे सेल 1, लाइसोसोम 4, फंक्शन के बेसिस पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी लाइसोसोम पढ़ते हो ना आप, स्टोरेज ग्रैनुअल्स, हेटेरोफैगोसोम, ओटोफैगोसोम, रेजिडुअल बॉडीज, याद है आपको या नहीं है? हाँ, लाइसोसोम ऑर्गेनेल कितने? 1, फॉर्म कितनी? और चारों फॉर्म का काम, तो बोलो पॉलीमॉर्फिक। एक ही सेल में एक से ज्यादा फॉर्म हो जब एक स्ट्रक्चर की तो बोलेंगे पॉलीमॉर्फिक, शेप बदल जाए लेकिन फंक्शन वही रहे तो बोलेंगे प्लियोमॉर्फिक। तो बताओ माइकोप्लाज्मा क्या है? प्लियोमॉर्फिक है। समझ रहे हैं बात या नहीं? बोलो सेल वॉल ना होने की वजह से अपनी शेप बदलता है, क्या करते हैं? शेप बदलता है, तो क्या बोलोगे? बोलो जोकर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी और प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म, जोकर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। और सबसे बाहर की तरफ इनके कौन प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सही है बात या नहीं? तो बताइए इनको मीजोसोम्स वगैरह ज्यादा बनाने की जरूरत है भी तो बहुत लेस प्रोमिनेंट है भी तो लेस प्रोमिनेंट है, अदरवाइज इनको मीजोसोम वगैरह के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। दूसरा आपको याद करना है कि इसके अंदर क्या है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर 70s टाइप के राइबोसोम, सारी चीजें वही चल रही हैं, सारी चीजें। लेकिन समझने की बात यह है कि माइकोप्लाज्मा एरोबिक ऑर्गेनिज्म है। कैसे ऑर्गेनिज्म है? अब जैसे मैं बच्चे को यह बात बोलूंगा कि माइकोप्लाज्मा क्या है, वो फिर से काउंटर पे, सर एनसीईआरटी में तो एनारोबिक लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में तो 19 नंबर पेज है, सेकंड पैराग्राफ है, पढ़ के देखो। वाह, समझ जाओ आप। वो कह रहा है कि कैन सर्वाइव, इसका मतलब ऑर्गेनिज्म तो एरोबिक है। ये कहते हैं कि भाई हम ऑक्सीजन के साथ सर्वाइव करना पसंद करते हैं। बेटा पेज नंबर 20, सॉरी 19 बोल दिया क्या मैंने? 20 पे है माइकोप्लाज्मा यार, 19 + 1 भी बोला था, सुना नहीं ना तूने? नहीं सुना ना? सेकंड पैराग्राफ में माइकोप्लाज्मा लिखा है कि कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, लिखा है उसने। तो आप समझना कि अगर पूछा जाए कि माइकोप्लाज्मा एरोबिक है या एनारोबिक है, तो आप बताना एरोबिक है, लेकिन ये ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव, तो बोलो फैकल्टेटिव एनारोबिक है। क्या हो गया ये?
क्योंकि जो फैसिलिटी होती है ना उसको फैकल्टेटिव के साथ लिखा जाता है। तो बताओ माइकोप्लाज्मा एरोबिक है या एनारोबिक है? कैसा है? एरोबिक है, लेकिन विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव अगर नहीं कर सकता तो हम ऑब्लिगेटरी एरोबिक बोलते हैं इसको। सही है बात या नहीं? जैसे हम लोग ऑब्लिगेटरी एरोबिक है, हम ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। क्लियर है बात यहां तक? कोई दिक्कत? दूसरा बोलो, इनपे सेल वॉल नहीं है। बोलो क्या नहीं है? तो ऐसे एंटीबायोटिक जो सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करते हैं, बोलो, वो इन पे काम ही नहीं करेंगे। वो इन पे, जैसे कि पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक बनी थी लेकिन सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करती थी। किसको? तो बताओ माइकोप्लाज्मा पेनिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट है। बोलो, पेनिसिलिन के लिए कौन? क्यों? लेकिन ऐसे एंटीबायोटिक्स जो मेटाबॉलिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं, किसको? वो इन पे काम कर जाते हैं। बोलो, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफेनिकॉल लिखा हुआ है इसमें, लिखा है ना बच्चे? तो बताओ ये ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो क्या कर रहे हैं? किस पे काम कर रहे हैं? बिल्कुल। तो वो क्या करेंगे? वो इसको मार देंगे। क्यों मार देंगे? क्योंकि वो अटैक किस पे करते हैं? किस पे अटैक करते हैं? मेटाबॉलिज्म पे। बताओ प्रोकैरियोटिक सेल है, क्या है? सिंगल है, हाँ या ना? स्मॉलेस्ट है, क्या है? स्मॉलेस्ट है ना? तो बोलो पहले खाएगी या पहले पचाएगी? बोलो सेल स्मॉलेस्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो स्मॉलेस्ट है तो बोलो खाने वाले तो इसके पास हिम्मत ही नहीं है। तो गोलगप्पे खाए हैं तो बोलो जितना से बक्कल कैविटी का साइज है उससे छोटा ही खाएंगे ना। अब खुले ही नहीं अगर बक्कल कैविटी तो गोलगप्पे कैसे खा लोगे पानी से भरे हुए? तो वही बात है, बोलो सेल का साइज छोटा तो इंगल्फ कैसे करे? तो इसलिए ये क्या करते हैं? पहले फिर बोलो कैसा हो गया? ऑस्मोट्रोपिक न्यूट्रिशन। कैसा हो गया? ऑस्मोट्रोपिक न्यूट्रिशन। कैसा हो गया? पहले और फिर, पहले और फिर, और बोलो जब ये पचाएंगे, बोलो जब ये, तो एंजाइम सिक्रीट करेंगे और वो एंजाइम होस्ट को बीमार करते हैं। वो एंजाइम होस्ट को, इसलिए तो पैरासाइट बोल दो, सेप्रोफाइट बोल। सेप्रोफाइट तो चलो डेड को मारते हैं, उसमें तो कोई इंफेक्शन की बात ही नहीं हुई। लेकिन जब पैरासाइट होते हैं तो पैरासाइट होते हैं तो पहले पचाते हैं फिर खाते हैं। तो बोलो वो पचाने के लिए क्या सिक्रीट करते हैं? और वही हमारे लिए टॉक्सिक हो जाते हैं, फिर हमारे लिए रोगजनक हो जाते हैं। तो हम कहते थे कि भाई ये हमारे लिए क्या हो गए हैं? पैथोजेनिक हो गया। कौन? माइकोप्लाज्मा। समझ रहे हो बात या नहीं? तो साइज में कैसा है? तो पहले पचाएगा या खाएगा? और फिर खाएगा। समझ रहे हो बात या नहीं? तो बोलो ऑस्मोट्रोपिक न्यूट्रिशन है किसमें? माइकोप्लाज्मा में। बोलो यूनिसेलुलर या मल्टी? तो रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन से है। किससे है? लेकिन आपके मॉड्यूल में एक वर्ड लिखा है, मैंने देखा, एलिमेंट्री बॉडीज। तो आप याद रखें कि ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एलिमेंट्री बॉडीज से भी, लेकिन उसको पढ़ने की जरूरत। लेकिन फिर भी किसी को लगे कि मेरा तो सिलेक्शन इस वजह से अटका हुआ है, बात तो सब क्लियर है, तो वो पेन कॉपी लेके मिले जरूर। मना किसी भी बात के लिए, जितना आता है बताऊंगा, लेकिन यहां इतना पढ़े कि एलिमेंट्री बॉडीज कभी सुनने को मिले, क्योंकि और कहीं नहीं मिलेगा आपको पूरे किंगडम में। पांचों किंगडम में एलिमेंट्री बॉडीज कहीं भी वर्ड सुनने को आपको, लेकिन कभी सुनने को मिल जाए तो आप समझ जाना कि बात किसकी हो रही है? माइकोप्लाज्मा की बात हो रही है। कोई दिक्कत? नीचे डिजीज लिखे हुए हैं आपके इसमें। प्लांट डिजीज में कौन कौन से हैं? पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। और एनिमल डिजीज 2। सारे याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको, पढ़िए और आगे निकल जाइए, क्योंकि सारे डिजीज, अगर डिजीज पे क्वेश्चन आएगा तो ह्यूमन हेल्थ और डिजीज से आएगा। समझ रहे हो बात या नहीं? याद करने के दो ही हैं आपके पास, पीपीएल और एमएलओ। और एमएलओ के लिए एस्टर येलो डिजीज आपको याद करना है प्लांट्स के लिए, और ये याद करना है कि बेसिकली किसको इन्फेक्ट किया था? फ्लोएम को। किसको इन्फेक्ट किया था? फ्लोएम को। लेकिन फिर भी जब मैं पढ़ा के बाहर निकलूंगा तो फिर से पीछे पीछे, सर बंची टॉप तो मैंने वायरस में पढ़ा था, तो बोलो बनाना में पढ़ा था, यहाँ पपाया है। नहीं समझ रहे? कई होते ना ज्ञान बांटते, आगे हुआ मेरे साथ, कल का इंसिडेंस है वो। सर बंची टॉप तो मैंने वायरस में पढ़ा था, ये गलत लिखा हुआ है। तो फिर मैंने उसको वायरस खोल के बताया कि मैंने बंची टॉप किस में लिखा है? बनाना में लिखा हुआ है। तो ओ सर ये देखा नहीं मैंने। नहीं समझ रहे मेरी बात? तो एक क्वेश्चन मैंने दिया था एग्जाम के अंदर आपको कि विच वन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द C4 प्लांट्स। उसमें मैंने कार्बोक्सिलेशन और डीकार्बोक्सिलेशन का रेशियो लिखा था 2:1। बहुत सारे बच्चे इस बात को समझ ही नहीं पाए और बोनस के लिए भेज दिया क्वेश्चन बेवकूफों ने। हाँ, तो डीकार्बोक्सिलेशन 2 बार, कार्बोक्सिलेशन 2 बार, डीकार्बोक्सिलेशन 1 बार। पहली बार तो पेप्टेज करवाता है,
फिर डी कार्बोक्सिलेशन पैलिक एसिड से पायरुविक एसिड बनते टाइम होता है, और फिर कैल्विन साइकिल के लिए फिर से कार्बोक्सिलेशन होता है। नहीं था क्या 2:1 वाला? अब फिर भी मतलब भेज दिया सिस्टम में कि बोनस चाहिए। अब मैं क्या करूं उसका, बताओ। क्वेश्चन गलत हो या कुछ में कॉन्सेप्ट की गलती हो तो मैं उसको कर दूं कि भाई बोनस कर देते हैं। बोनस करवाने से यहां नंबर बढ़ा लोगे, ये तो समझ जाओ आप बात, क्योंकि यहां तो क्वेश्चन घूम फिर के आना किसके पास है, वहां क्या करोगे। और मैं तो चारों ऑप्शन आपको मतलब बैलेंस करके दे रहा हूं कि देखो बच्चों किस वजह से गलत है। कॉन्सेप्ट अपना खुद का सही करने के तरीके में नहीं घुस रहे बेटे, बोनस करवा दो। हाँ, ऐसे नहीं करना बच्चे, दिल्ली सरकार थोड़ी है कि आपको सब चीजें फ्री में मिलती रहेंगी। पढ़ना पड़ेगा। आप अब पंजाब भी हो गए, सही कह रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि फ्री बहुत बुरी चीज होती है, मेहनत करना सीखना चाहिए हमेशा आदमी को, वरना फिर वो वैल्यू भूल जाता है चीजों की। नहीं समझ रहे? तो फ्री टर्म ही बहुत खराब है, नहीं समझ रहे? हाँ, तो अब देख लो, इंटरनेट बड़ा फ्री चलाया लोगों ने, जियो का आज भुगत रहे हैं सब। हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज आपको हमेशा चीजों के लिए एडमायर करे, अपनी तरफ खींचे, आसान लगे आपको, आप समझ जाना वो आपको बर्बाद करेंगे। और जो चीज आपको लगेगी यार थोड़ा मुश्किल है, वो चीज आपकी हमेशा जिंदगी बनाएगी। ये बात दिमाग में रखना हमेशा। जो चीजें आसान लगती है ना, जैसे अब क्या होता है कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ डाइवर्सिटी, मैंने कहा आज अनाउंस किया मैंने कि भाई अब आज अपने प्रोटिस्टा खत्म हो रहा है, फंजाई खत्म करेंगे अगले 2 लेक्चर में, फिर डाइवर्सिटी फिर खत्म। बच्चों ने शोर कर दिया मोर्फो एनाटॉमी ये वो। फिर मैंने उनको समझाया, और मैं आपको भी समझाऊंगा, आप काउंटर पे मुझसे मिलते हैं बात करते हैं। किसी भी बंदे को या किसी को भी ये शो नहीं करना होता कि भाई आपके साथ ही दुनिया है। हमेशा न्यूट्रल रहना सीखो। सामने वाले को कभी भी ये मत फील करवाओ कि भाई आपके बिना तो काम नहीं हो रहा, फिर गड़बड़ हो जाएगा काम। ठीक है ना? तो वो अपने आप को वैल्यू ज्यादा दे देगा और आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। हमेशा न्यूट्रल रहो। तो भाई जो चल रहा है वो ईमानदारी से चल रहा है, जो समझ नहीं आ रहा तो ईमानदारी से समझ नहीं आ रहा कि सर ये दोबारा बताओ, ये बात पता नहीं चली। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? लेकिन अटैचमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई इसके बिना तो काम ही नहीं चल रहा। हो सकता है कि उसमें आपने अपना ही लॉस करवा लिया हो। नहीं समझ रहे मेरी बात आप? कि कई बार क्या होता है कि बंदा सोच के बैठा होता है कि पापा ने कहा था कि एग्जाम में बढ़िया नंबर लेके आना, मैं तेरे को ये दिलाऊंगा। और पापा कहते हैं हाँ भाई नंबर बढ़िया आया, क्या लेगा? आप क्या तो साइकिल। पापा सोचेंगे यार मैंने तो बाइक सोच रखा था, साइकिल ही मांगा, मोटर तो बोला ही नहीं। तो इसलिए कभी भी मांग के गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। नहीं समझ रहे मेरी बात आप? तो इन चीजों को दिमाग में रखिए, हमेशा आगे बढ़ेंगे हमेशा। ठीक है? और अपनी भावनाओं पर थोड़ा कंट्रोल करिए। बढ़े भी आगे। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म कौन पढ़ रहे हैं हम? आर्के बैक्टीरिया है बेटे। क्या बोल रहा है? एशियन? अच्छा एशियन बोल रहा है, मेरे को लगा एशियन बैक्टीरिया कौन सा है। साफ साफ बोल फिर। हाँ बोलो। लिविंग फॉसिल्स। दुनिया में सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म ऑरिजिनेट हुए, इवॉल्व हुए, वो कौन से माने जाते हैं? और बताओ अर्थ पर सबसे पहले एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल थी या अनफेवरेबल? तो कंडीशंस अनफेवरेबल थी, तो अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने के लिए इन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा क्या किया होगा? कॉम्प्लेक्स रखा होगा। बहुत ज्यादा क्या रखा होगा कि एनवायरमेंटल कंडीशन हम पे ज्यादा हावी, मतलब जो आप सोच नहीं सकते। आप ये कहते हो कि अर्थ पहले बहुत ज्यादा गर्म थी और धीरे धीरे उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो जिस टाइम पे अर्थ गर्म थी उस टाइम पे आर्के बैक्टीरिया सर्वाइव कर गए होंगे, ऐसा हम मानते हैं। ऐसा इसलिए मानते हैं कि आज हम जो सोच के बैठे हैं कि भाई इस जगह पे तो कोई भी सर्वाइव, वहां सर्वाइव करता है कौन? उबलते हुए पानी के अंदर सर्वाइव करता है कौन? साल्टी सॉइल में सर्वाइव करता है कौन? हाई टेम्परेचर्स पे सर्वाइव करता है कौन? तो हम ऐसा मानते हैं जब कंडीशन बहुत ज्यादा हार्श थी, बहुत ज्यादा अनफेवरेबल थी, समझ रहे हो, एक्सट्रीमली अनफेवरेबल थी, उस टाइम पे भी सर्वाइव कर गए कौन? तो जब आर्के बैक्टीरिया की सेल की स्टडी की गई, इसकी, तो पता चला कि इनकी जो सेल वॉल है कौन है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। क्या है? जिसमें आपको मिलेंगे पॉलीसैकेराइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स। क्या क्या मिले आपको इसमें?
हालांकि म्यूरामिक एसिड जो अपने पढ़ते हैं ना, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड और एसिटिल ग्लूकोसामिन, पॉलीमर उन्हीं को ही थे ये भी, क्योंकि आगे जाके बैक्टीरिया ने सीखा तो इसी से ना, जो प्रिमिटिव थे वही एडवांस हुए, लेकिन वो अमाइनो शुगर जैसी स्ट्रक्चर नहीं थी, उनसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी, जिसमें बैक्टीरिया ने अपने आप को थोड़ा सिंपल किया। उसने कहा कि कंडीशन अच्छी हो रही है तो अपने आप को थोड़ा सिंपल रखो और एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट अच्छा कर लो। कंडीशंस वही है, म्यूरामिक एसिड वाली ही है सारी की सारी। क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ, बच्चे जब जाके घर पे आके बैक्टीरिया को सर्च करते हैं कि इनकी सेल वॉल में क्या है, क्योंकि मॉड्यूल तो एक लाइन से खत्म कर देते हैं, तो घर पे जाके पढ़ते हैं। सर्च कहाँ करना होता है? गूगल पे सर्च करते हैं, बहुत सारे सर्च पेपर आ जाते हैं, बहुत सारे विकिपीडिया होता है, तो इन चीजों पर भरोसा ज्यादा नहीं करना होता। लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि कई जगहों पे कुछ बंदे ये लिख देते हैं कि भाई इसमें पेप्टिडोग्लाइकन होता है, इसमें म्यूरामिक एसिड होता है, उसमें ग्लूकोसामिन होते हैं, तो आप समझना पॉलीसैकेराइड तो नहीं गई, पॉलीपेप्टाइड भी है साथ में, समझ रहे हो, जो कि आगे जाके बैक्टीरिया ने उसको सही तरीके से अरेंज कर दिया, एन एसिटिल ग्लूकोसामिन और एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड की फॉर्म में। तो फॉर्म तो वही है लेकिन प्रिमिटिव है। कैसी है? तो कंफ्यूज मत होना। तो आपको याद रखना है कि इनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई है? पॉलीसैकेराइड की और पॉलीपेप्टाइड की, और कॉम्प्लेक्स सेल वॉल है, बैक्टीरिया से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। फिर बात करते हैं अंदर की तरफ किसकी? सेल। तो बोलो सेल मेम्ब्रेन जो है वो भी कॉम्प्लेक्स है। कारण क्या है कि जब हम सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। पढ़ते हो ना ऐसे कि भाई ये फॉस्फोलिपिड की हेड पार्ट बाहर की तरफ और टेल पार्ट। शायद आपको याद हो, आपने डेविसन डेनियल का जब सैंडविच मॉडल पढ़ा तो आपको पता चला कि टेल पार्ट होते हैं जो वंडरवॉल फोर्स से जुड़े होते हैं। पढ़ा था ना ऐसा? और टेल में टांगे कितनी है? दो ही दिख रही हैं आपको? यस और नो? ये टांगे हैं क्या वास्तव में? बोलो फैटी एसिड। ये ट्राइग्लिसराइड होता है ना, ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड में ग्लिसराइड के एक फर्स्ट कार्बन के साथ ऊपर वाले, उसके साथ फॉस्फेट वाला कंपाउंड लेसिथिन जुड़ जाता है जब, तो वो तो हो जाता है हेड। और फॉस्फेट होने की वजह से फ्री पोलर एंड हो गया उसके पास, तो हम कह देते हैं पोलर हो गया जी। फॉस्फेट है तो माइनस चार्ज हो गया ना, तो कह देते हैं पोलर हो गया। और नीचे वाले दोनों फैटी एसिड वो फैटी एसिड ही, इसलिए टांगे कितनी बनाते हैं कि 3 फैटी एसिड में से एक फैटी एसिड की जगह पे तो फॉस्फेट वाला कंपाउंड आ गया, उसको तो गोला बना देते हो, और 2 फैटी एसिड ऐसे दिखा देते हो। अब बोलो फैटी एसिड होता क्या है? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होता है, बोलो, जिसके एक एंड पे COH ग्रुप है, फैटी एसिड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं ना, फैटी एसिड्स लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है। अब वो जो लंबी कार्बन की चेन होती है, लंबी जो कार्बन की कितनी, उसमें साइडों में भी चेन निकल जाती है। क्या हो जाती है? साइडों में भी चेन्स निकलती हैं ऐसे। बोलो ब्रांच लिपिड, बोलो ब्रांच लिपिड चेन्स फाउंड इन आर्किबैक्टीरिया, मेम्ब्रेन ऑफ द आर्किबैक्टीरिया। बोलो ब्रांच लिपिड चेन्स किसमें? और ब्रांच्ड होने की वजह से, बोलो ब्रांच कॉम्प्लेक्सिटी मेम्ब्रेन में ज्यादा आ जाती है। ब्रांच्ड होने की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? क्या हो जाती है? किसकी वजह से? ब्रांच्ड होने की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ज्यादा आ जाएगी। और ज्यादा कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स वॉल होने की वजह से, बोलो ज्यादा कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ये हर तरह की हार्श कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव करवा जाते हैं। कौन? दूसरी बात देखो, हमने पढ़ा कि भाई जो प्रोकैरियोट होती हैं, कौन? उनमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA होता है, ऐसे बनाते हैं अपने, ठीक है? कहां है मेरा दोस्त? देख नहीं रहा मेरे को, ये बैठा, ये रहा। हाँ, सर्कुलर DNA वाली कल बात हुई थी अपनी, याद है ना तेरे को? इसने पता है क्या कहा? इसने कहा सर देखना DNA का डायग्राम ऐसा था। तो मजाक मत लेना, मैं समझा रहा हूँ बच्चों को, तो दुखी तो नहीं हो जाएगा ऐसे? पक्का ना? ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। देखो यहां से DNA शुरू किया, ये जो डायग्राम लाया मेरे पास इंटरनेट से निकाल के, और कह रहा है कि सब देखना ऐसे 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 करके वो डायग्राम। बोला ये तो सर्कुलर है ही नहीं, ये तो सर्कुलर। तो मैं समझा रहा हूं कि सर्कुलर का मतलब होता है कि एंडिंग और बिगिनिंग पॉइंट सेम हो, घूम के तो चाहे जितना मर्जी आ जाओ आप। नहीं समझ रहे मेरी बात आप? तो ऐसे मैं समझाता हूं। बोलो प्रोकैरियोट्स में DNA ऐसा होता है। सर्कुलर का मतलब है कि DNA तो फैला हुआ है, DNA तो, पता नहीं मेरे को बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। DNA जितना खुला खुला होगा ना, ट्रांसक्रिप्शन ज्यादा एक्टिव होगा।
हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा था कि मतलब बोलूं या नहीं बोलूं, क्योंकि न्यूक्लियस का डीएनए बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है, तो उसको कहा जाता है कि भाई तू आरआरएनए बना और धीरे धीरे बना, क्योंकि आरआरएनए की जरूरत ज्यादा नहीं होती। तो उसको तो राइबोसोम बनाने, राइबोसोम लंबे टाइम तक रहते हैं। एमआरएनए बार बार बनाने पड़ते हैं, इसलिए यू क्रोमेटिन एमआरएनए बनाता है, और टीआरएनए एमआरएनए से थोड़े धीरे बनाने पड़ते हैं, क्योंकि एक टीआरएनए के साथ 4 एमआरएनए जुड़ सकते हैं, वोबल हाइपोथेसिस। और आरआरएनए पे तो पता नहीं कितने राइबोसोम पे आके एमआरएनए टीआरएनए जुड़ सकते हैं, इसलिए उसकी ज्यादा जरूरत, तो वो काम ही न्यूक्लियस को दिया गया। तो बोलो जितना ज्यादा उलझा हुआ होगा उतना ट्रांसक्रिप्शन भी लेस एक्टिव होगा। तो बोलो इसके डीएनए को थोड़ा सा है सर्कुलर है तो, लेकिन ऐसे खुला खुला रखा हुआ है ताकि भाई ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अगर बात करते हैं हमारे, तो हमारा डीएनए बहुत लंबा है। बोलो सेल है माइक्रोन साइज की और डीएनए है मीटर्स में, 2.2 मीटर लंबा डीएनए। तो कैसे रखते हो? कंडेंस करके, कॉइलिंग करके। हाँ, कंडेंस करके तो क्रोमोसोम हो जाएगा। हाँ, कॉइल करके रखते हैं। समझ रहे हो बात या नहीं? क्या करके रखते हैं? क्या करके रखते हैं? कॉइलिंग से क्या होता है बोलो, कम एरिया में ज्यादा डीएनए आ जाता है। अब सोचो इसके पास डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर ही है, हिस्टोन प्रोटीन है ही नहीं, बचना तो है। तो बोलो ये फिर अपने डीएनए को इसकी तरह ऐसे नॉर्मल प्रोकर की तरह फैलाता नहीं है, ये अपने डीएनए को ऐसे करके ऐसे ऐसे करके घुमा के रखता है पूरा, कॉइल करके। डीएनए डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर ही है। डीएनए बोलो माला गले में डालते हैं, सर्कुलर है, बिगिनिंग और एंडिंग पॉइंट। बोलो गले में है तो प्रोकैरियोटिक माला है, और माला जो है ना उसको लपेट के ऐसे करके रख दो, गुच्छा सा बना के ऐसे, तो बोलो ये आर्के बैक्टीरिया का डीएनए। तो बोलो पैक्ड लाइक हिस्टोन। हिस्टोन भी तो यही करता है, सेंटर में हिस्टोन होती है और ऊपर डीएनए घूम जाता है। तो बोलो इसकी पैकिंग हिस्टोन जैसी होती है, इसमें हिस्टोन नहीं होती, इसकी पैकिंग हिस्टोन जैसी होती है। इसमें कारण क्या है कि इसको भाई एडवर्स कंडीशंस में रहना है, तो अपने डीएनए को ज्यादा से ज्यादा बचाने की कोशिश करता है। जीसी रिच तो ये है ही, और साथ में अपने डीएनए को थोड़ा टाइट पैक करके रखता है, ऐसे फुला के नहीं रखता जैसे कि दूसरे प्रोकैरियोट्स ने रखा हुआ है, वैसे नहीं, थोड़ा सा क्या करता है, टाइट करके रखता है अपने आप को। तो बताओ इसके डीएनए हिस्टोन लाइक प्रोटीन से इनका डीएनए पैक होता है, वो प्रोटीन हिस्टोन नहीं होती। अगर हिस्टोन हो गई तो फिर यूकैरियोटिक कैरेक्टर हो गया। हिस्टोन पढ़ते ना, H1 H2A H2B H3 और H4, याद है ना, ऑक्टामर के ऊपर डीएनए को बांधते हैं, न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, वो नहीं है ये, वो बिल्कुल नहीं है कि भाई आप बाहर आके मेरे से पूछो सर वहां लिखा है हिस्टोन की तरह पैकिंग होती है तो उसमें न्यूक्लियोसोम भी बनते, तो मैं कहूंगा नहीं बनते, न्यूक्लियोसोम नहीं बनते, हिस्टोन नहीं है। पैकिंग हिस्टोन जैसी है, ताकि ये कम एरिया में ज्यादा ज्यादा डीएनए को यूं टाइट करके रखे कि भाई एडवर्स कंडीशंस में भी हम सर्वाइव और हमारे डीएनए पे इसका इफेक्ट ना आए। ठीक है बात या नहीं? 3 एग्जांपल आपको याद करने, एक तो मिथेनोकोकस, बोलो वो आर्के बैक्टीरिया जो मिथेन प्रोड्यूस करते हैं। गोबर से स्मेल आती है, बोलो मिथेन। और बोलो जो कैटल्स होते हैं, कौन? कैटल्स की जो लार्ज इंटेस्टाइन है, रूमेन, क्या है उसमें, क्या प्रेजेंट है? मिथेनोजन्स। क्या प्रेजेंट है जिससे वो मिथेन प्रोड्यूस करते हैं? मिथेनोजन्स में एग्जांपल है रूमेनोकोकस का। किसका एग्जांपल है? रूमेनोकोकस, मतलब रूमेन ऑफ द कैटल्स में जो प्रेजेंट है आर्के बैक्टीरिया। दूसरे नंबर पे है हेलोफाइल्स। देखो एक बात समझना, 2 टर्म आपको याद करनी है, बोलो होलो और हेलो। होलो टर्म आए ना, होलो, तो सोचना न्यूट्रिशन। क्या सोचोगे? बोलो होलो फाइट, प्लांट जैसा न्यूट्रिशन। बोलो होलो जोइक, एनिमल जैसा न्यूट्रिशन। और जब टर्म आए हेलो, तो हेलो है हैबिटेट के लिए, बोलो सॉल्टी हैबिटेट के लिए। बोलो हेलो फाइट, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ाया था, ओपी की सीक्वेंस पढ़ाई थी, मैंने कहा था ओपी सबसे ज्यादा हेलोफाइट्स में होता है, वो प्लांट जो सॉल्टी सॉइल में ग्रो करते हैं। तो सॉल्टी सॉइल का मतलब होगा उसकी हैबिटेट बता रहे हो ना आप, तो बोलो हेलो स्टैंड फॉर हैबिटेट, और होलो न्यूट्रिशन, फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन। बोलो होलो फाइट, प्लांट जैसा न्यूट्रिशन। बोलो होलो जोइक, एनिमल जैसा न्यूट्रिशन। बोलो हेलो फाइट, सॉल्टी सॉइल में ग्रो करने वाले प्लांट। और बोलो हेलोफिल्स, सॉल्टी एरियाज में ग्रो करने वाले आर्के बैक्टीरिया। ठीक है? और तीसरा एग्जांपल है थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो, बोलो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, एंजाइम्स में पढ़ाया था मैंने, पहली बार जब क्लास में आया था तो पहला लेक्चर था मेरा, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको समझाई थी मैंने बात।
है ना। तो हमने कहा था दो तरह के एंजाइम, एक तो थर्मोस्टेबल, एक थर्मोलेबाइल। थर्मोस्टेबल और थर्मोलेबाइल जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे डीनेचुरेट हो जाते हैं, लेकिन स्टेबल जो होते हैं वो डीनेचुरेट तो वही है थर्मो। बोलो एसिडो, एसिडिक पीएच। क्या? एसिडिक पीएच। बोलो थर्मो एसिडो फिल्स। लगभग 2 पीएच तक सरवाइव कर जाते हैं ये। कौन? थर्मो एसिडिफिल्स, हाई टेम्परेचर और लो पीएच। और ऐसा माना जाता है कि गर्म पानी के झरने, गर्म पानी के कुंड, सल्फर स्प्रिंग्स कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो एसिड होने की वजह से पीएच H2SO4 पीएच बहुत कम होती है। तो उस पीएच पे जहां हम सोचते हैं कि उबलते हुए पानी में और इतनी एसिडिक पीएच पे कोई सर्वाइव, वहां कौन सर्वाइव करते हैं? और ये माना भी जाता है, ऐसा मानते हैं कि जो गर्म पानी के कुंड है, गर्म पानी के झरने हैं, उनमें कौन प्रेजेंट है? ये करते हैं रेस्पिरेशन, उससे बनाते हैं एनर्जी, और उसी एनर्जी से आज पानी गर्म हो रहा है। उस पानी को गर्म होने में हजारों साल लग गए। पहली बार जब बने होंगे ना, तब थोड़ी पानी गर्म था। तो जैसे गैस का बर्नर ऑन करके आप पानी रखते हो तो एकदम से उबलने लग जाता है क्या? बोलो टाइम लगता है। ऐसे बोलो इस पानी को उबलने में हजारों, लेकिन आज अंदर उसमें ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइव कर रहे हैं, उनकी एनर्जी से लगातार वो टेम्परेचर मेंटेन है और पानी आज भी उबल रहे हैं। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? यस और नो? भी नेचुरल कहते हैं ना कि ऐसे। तो साइंस जब लगाते हैं तो साइंस में यही कहा जाता है कि उनकी निकलने वाली एनर्जी से पानी गर्म होना शुरू हुआ, और हजारों सालों में पानी क्या होने लग गया? उबलने लग गया, और आज वो टेम्परेचर मेंटेन है। तो जहां हम सोच लें कि यहाँ कोई सर्वाइव, वहां आर्की बैक्टीरिया कहते हैं हम करते हैं। सही है बात या नहीं? तो बताओ इनकी सेल वॉल किसकी बनी है? पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड की। सेल मेम्ब्रेन में ब्रांच लिपिड है, दोनों की वजह से इनका सेल एनवेलप बहुत ज्यादा क्या हो गया, तो सर्वाइव कर जाता है हार्शी कंडीशंस में, एडवर्स कंडीशंस में। डीएनए हिस्टोन जैसे पैक होता है, हिस्टोन से पैक नहीं होता। और 3 एग्जांपल आपको याद करने हैं, मेथेनोजेंस, हेलोफिल्स और थर्मोएसिडोफिल्स। कोई प्रॉब्लम? मोनेरा हो गया। अच्छा, गोल्डन की पॉइंट पढ़ो जल्दी से। हो गया? पेज पलटो। अगले पेज पे जो गोल्डन की पॉइंट है ना, उनमें ना इन्होंने एक्टिनोमाइसिटिस के बारे में लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ना? वैसे मैंने कहा ना आपको पढ़ाई 4 ही हैं। कौन कौन से? यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और आर्कोबैक्टीरिया। लेकिन गोल्डन की पॉइंट्स में आपको एक्टिनोमाइसिस और रिकेट्स के बारे में भी लिख के दिया है। लेकिन पढ़ो और निकल जाओ। बस इतना याद रखना कि जब जब बात आ जाए फिलामेंटस बैक्टीरिया की, क्योंकि बैक्टीरिया है जिसकी शेप फिलामेंटस है, तो आप बताना एक्टिनोमाइसिस का मेंबर। जैसे कि फ्रैंकिया, जैसे कि, और स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस, जिससे हमने क्या बनाया था? हाँ, पहली बैक्टीरियल एंटीबायोटिक, नाम क्या था? हाँ, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस। माइसिटीज, सिटीज टर्म लग जाए तो बोलो एक्टिनोमाइसिस का मेंबर है। किसका मेंबर है? बोलो फिलामेंटस जो बैक्टीरिया है वो इसमें रखे जाते हैं। कोई दिक्कत? हाँ हाँ। आर्की बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है, हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में क्या पढ़ते हैं रॉबर्टसन के? बोलो ऑल बायो मेम्ब्रेन्स आर सिमिलर इन देयर बेसिक स्ट्रक्चर, डिफरेंट इन देयर केमिकल कंपोजिशन। तो बताओ वैसी मेम्ब्रेन नहीं है, ब्रांच लिपिड चेन पाए जाते हैं, इसलिए यूनिट मेम्ब्रेन जैसी मेम्ब्रेन नहीं है बेटा। कहां पर, कहां लिखा हुआ था? नहीं, क्या लिखा हुआ है? पढ़ो तो, लाइन पढ़। आर के बैक्टीरिया को सल्फाइड बॉन्ड नहीं करेंगे। प्रोटीन की टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होती है उसमें सल्फाइड बॉन्ड ज्यादा होते हैं, और सल्फाइड बॉन्ड से स्टेबिलिटी मिलती है टर्शियरी टाइप के स्ट्रक्चर को। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरी प्रोटीन जब पढ़ते हैं, प्राइमरी में सिर्फ पेप्टाइड होते हैं, सेकेंडरी के अंदर पेप्टाइड के साथ हाइड्रोजन भी आ जाते हैं, टर्शियरी में 5 बॉन्ड होते हैं, और उनमें जो टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देने का काम है, तो याद है आपको मैंने कहा था क्रिस क्रॉस फोल्डिंग अपॉन इटसेल्फ, तो सल्फा हाइड्रल ग्रुप होते हैं जिनसे कि क्रेविसेस या पॉकेट्स बनती हैं। तो बताओ इनकी प्रोटीन्स को सल्फा, जो सल्फा डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होते हैं,
वो इनको स्टेबिलिटी देते हैं। आर की बैक्टीरिया को थोड़ी देते हैं कंपोनेंट्स को, बॉन्ड किसी केमिकल में होंगे, आर की बैक्टीरिया में थोड़ी होंगे। क्या कर रहा है, आर की बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म है ना। और बोलो, अरे बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो वही बात है, अगर रसगुल्ले खरीद के लाते हैं तो चाशनी थोड़ी पी जाते हैं। सिंपल सी बात है, डिपेंड करता है चाशनी उतनी लेंगे जितनी मिठास पसंद है। जो ज्यादा मिठास पसंद नहीं करते निचोड़ देते हैं, और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते हैं। जो कहते हैं कि भाई जितना रसगुल्ले गुलाब जामुन चाशनी उतनी आने तो वो मॉड्यूल एनसीईआरटी पढ़ते हैं। नहीं समझ रहे आप मेरी बात। और जो मॉड्यूल एनसीईआरटी दोनों नहीं पढ़ते, बोलो वो रसगुल्ले पसंद ही नहीं करते। चलो, इतनी उम्र में तो डायबिटीज को कहाँ होनी है आपको। करें भाई शुरू नेक्स्ट। तो सबसे पहले नंबर पे मैंने आपको बैक्टीरिया पढ़ाए हैं, याद है आपको। बैक्टीरिया की फ्लैजेला, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, मीजोसोम, स्टोर फूड, पता है ना। न्यूट्रिशन बैक्टीरिया का, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफ में, हेटेरोट्रॉफ में, सैप्रोफाइट, पैरासाइट। पूछूंगा तो शायद बता दोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे सडन बताओ, मैं पूछूं तो आप 1 मिनट लगा के भी बता सकते हो, है ना, तो बता दोगे, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अंदर। एरोबिक, एनारोबिक, नाइट्रोजन फिक्सर, फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक, रिप्रोडक्शन उसका बता दोगे, बाइनरी फ्यूजन होता है, एंडोस्पोर बनते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन वेरिएशंस आती हैं, कितने तरीके हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। सही है। बैक्टीरिया हमें डिजीज के लिए बहुत सारे दिए, याद कितने करने हैं, कोलेरा के लिए, टाइफाइड के लिए, टेटनस के लिए, साल्मोनेला टाइफी, बेटा साल्मोनेला टाइफी, घबरा मत, टाइफाइड के लिए, हाँ टेटनस के लिए, क्लोस्ट्रिडियम टेटानी, और सिट्रस कैंसर, जेंथोमोनास। लेकिन मैंने कहा था ओराइजी भी याद कर लेना, एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है ओराइजी के बारे में, याद है ना आपको। यस और नो। पॉल्यूशन इंडिकेटर, अरे ई कोलाई, बैक्टीरिया पढ़ा रहा हूँ, लाइकन पढ़ाया नहीं अभी मैंने। पॉल्यूशन इंडिकेटर ई कोलाई पढ़ा था हमने, याद है आपको। एसिडिक एसिड का फॉर्मेशन, ब्यूटारिक एसिड, और ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं वो फर्मेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दही बनाने वाला, सब पढ़ा है हमने। पहली बैक्टीरियल एंटीबायोटिक ब्लू ग्रीन एल्गी, याद है। ब्लू ग्रीन एल्गी में सबसे आउटर मोस्ट लेयर, पढ़ा के जाऊंगा चिंता मत कर, आउटर मोस्ट लेयर स्लाइम लेयर, सही है ना। सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की, सेल मेम्ब्रेन में मीजोसोम तो है ही, लेकिन साथ में क्रोमेटोफोर भी। कौन है, स्टोर फूड अल्फा ग्रेनुअल, और साथ में आपको वॉलेटिन ग्रेनुअल्स याद करने हैं, फॉस्फेट ग्रेनुअल्स, रिमेंबर। यस और नो। मेनली ब्लू कलर के हैं फाइकोसाइनिन की वजह से, लेकिन रेड भी मिलते हैं ट्राइकोडेस्मिया। फ्रेश वाटर में मिलेंगे, गैस वैक्यूल्स मिलेंगी, वाटर पे फ्लोट करेंगे, वाटर ब्लूम बनाएंगे, सही है। और फिर हमने कहा बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन अगर फिलामेंटस हो तो फ्रेगमेंटेशन भी हो जाता है, और एडवांस कंडीशन में कुछ ऑर्गेनिज्म एकाइनेट्स भी बनाते हैं, सही है। प्रोटीन रिच है स्पाइरुलिना, खाया जाता है। फिलामेंटस है ऑसिलेटोरिया, सही है बात या नहीं। ऑसिलेटोरिया और ओलोसिरा पैडी फील्ड में मिलते हैं, लेकिन राइस फील्ड में सबसे ज्यादा ओलोसिरा, फ्री लिविंग। लेकिन राइस फील्ड में एजोला की लीव्स पर एनाबिना सिम्बायोटिक था, और ऐसे साइकस की रूट्स के साथ कोरोलेट रूट्स भी बनाते हैं, पढ़ा था ना ऐसा आपने। अब प्रोटीन स्टोर करते हैं तो ग्रीन मैन्योर की फॉर्म में यूज होते हैं, कुछ इनके मेंबर एसिड रिलीज करते हैं तो वो एल्कलाइन सॉइल को एसिडिक कर देते हैं, मतलब बैलेंस कर देते हैं पीएच, और ऊसर जो सॉइल होती है उसको फर्टाइल सॉइल में कन्वर्ट करते हैं। वाटर ब्लूम पानी के लिए क्या है, खतरनाक। फिर हमने माइकोप्लाज्मा पढ़े, जोकर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी, पहला ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ, और दूसरा प्लांट्स में ढूंढा एमएल डॉय ने। डिजीज कौन सा था, एस्टर येलो, कौन सा था। और पीपीएलओ से जो सिम्टम्स आए थे वो निमोनिया जैसे थे, क्योंकि लंग्स के अंदर हुआ था वो, तो सांस लेने में दिक्कत थी, सही है। सेल वॉल इन पे, तो जोकर ऑफ प्लियोमॉर्फिक, सेल वॉल है नहीं तो पेनिसिलिन इंटैक्ट, लेकिन टेट्रासाइक्लिन और क्लोरोफेनिकोल इस पे कर जाएगा अटैक, सही है बात या नहीं। मीजोसोम होते नहीं होते तो लेंस प्रोमिनेंट है, किसमें, रिप्रोड्यूस बाइनरी फ्यूजन से करते हैं, किससे करते हैं। और लास्ट हमने आर्की बैक्टीरिया पढ़े, मोनेरा खत्म हो गया। अब बात करते हैं प्रोटिस्टा की। देखो कल मैं क्लास से बाहर गया तो बच्चे कह रहे थे सर आप एक्स्ट्रा टाइम लेके पढ़ा दो, संडे को मत बुलाना, और अभी अभी 5 मिनट बाकी हैं और पहले ही लग रहे हो कल कल करने। भाई 5 मिनट, मैं मेरा टाइम कभी खराब नहीं करता, 1 मिनट भी।
हो सकता है मैं 50 पे क्लास छोड़ दूं, लेकिन 45 पे तो नहीं छोड़ूंगा। प्रोटिस्टा में सारे ऑर्गेनिज्म कैसे याद करने हैं, कैसे, और यूकैरियोट्स है, ठीक है। पढ़ाऊंगा मैं आपको, एक तो इसमें डायनोफ्लैजिलेट, ठीक है, दूसरे में पढ़ाऊंगा आपको डायटम, क्या पढ़ाऊंगा, डायटम्स, तीसरे में पढ़ाऊंगा इसमें आपको यूग्लिनॉइड्स, क्या पढ़ाऊंगा, चौथे पढ़ाऊंगा स्लाइम मोल्ड, क्या पढ़ाऊंगा, पांचवें मेंबर है लेकिन पढ़ाऊंगा नहीं, प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोआ गए, ये नहीं पढ़ाऊंगा। पढ़ाऊंगा मैं आपको डायनोफ्लैजिलेट, डायटम, यूग्लिनॉइड्स और स्लाइम मोल्ड, 4। फिर क्या होता है कि जब इसको पढ़ना शुरू करते हो आप, क्या हो गया बेटा, साइकस का एनाबिना, एनाबिना साइकेडी बोला था मैंने, एनाबिना एजोली और एनाबिना साइकेडी। देखो भाई, डायनोफ्लैजिलेट, डायटम, यूग्लिनॉइड्स और स्लाइम मोल्ड की जब बात आती है, यूकैरियोट यूनिसेल्यूलर, अब क्या हुआ कि जो नया एडिशन आया ना एनसीईआरटी का, तो उसमें एक टर्म ऐड हो गई, क्या ऐड हो गई, अब बच्चा इसको लेके काउंटर पे पीछे पीछे घूमता है, सर ए सेल्यूलर तो मैंने वायरस पढ़ा था सर, वायरस पढ़ा था सर, ए सेल्यूलर प्रोटिस्टा में लिख दिया उसने। नहीं समझ रहे मेरी बात आप, तो दुखी मत होइए, मैं आपको ऐसे समझा देता हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा। जैसे मान लीजिए अमीबा है, क्या है, एक सेल है, कहां है, ऑर्गेनिज्म है, अमीबा सेल है या ऑर्गेनिज्म है, नहीं, एमसीक्यू क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन होते हैं, चूज एक ही करना होता है, तो बताओ अमीबा क्या है, हाँ, अमीबा क्या है, प्रोटिस्टा का मेंबर है। सेल कितने टाइप की पड़ी है, प्रोकैरियोट और अगर अमीबा सेल होती तो सेल के टाइप 3 हो जाते, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट और अमीबा सेल। अमीबा सेल नहीं, अमीबा ऑर्गेनिज्म है, नहीं समझ रहे मेरी बात आप, तो बताओ ये सामने जो बनाया ये क्या है, तो ये सेल है या ऑर्गेनिज्म है, तो अगर ये सेल नहीं है तो फिर इसको ए सेल्यूलर बोलो ना आप, बोलो प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्यूलर सेल के बने हुए हैं, सिंगल सेल के बने हुए हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जो है, जो सिंगल सेल दिख रही है, वो सेल नहीं है, वो ऑर्गेनिज्म है। वो तो जब आप ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हो तो पता चलता है कि भाई इसका शरीर एक कोशिका से, एक सेल से बना हुआ है। डमरू हो गए। अमीबा क्या है, हाँ क्या है, तो मुझे बताओ कि भाई ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है अमीबा या सेल को, और जब आपने माइक्रोस्कोप में देखा तो आपको क्या दिखा, सेल दिखा, तो आपने कहा कि भाई इसका शरीर, इसकी बॉडी कितने सेल से बनी है, लेकिन है ये ऑर्गेनिज्म, तो बोलो एक सेल ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करती है, सेल को नहीं। डमरू हो गए। एक सेल ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करती है, सेल को नहीं। वो तो जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ी तो पता चला कि भाई इसमें सेल ही एक है बॉडी के अंदर, तो हमने कहा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म है, जो मेंबर्स हैं, वो यहां के मेंबर्स हैं, सेल्स नहीं है। मैं ये थोड़ी कहता हूं कि प्रोटिस्टा में मैं आपको ये 5 सेल पढ़ाऊंगा, मैं कहता हूं मैं आपको 5 ऑर्गेनिज्म पढ़ाऊंगा, हालांकि सारे बने हुए सिंगल सेल के ही। तो बताओ, एक प्रोटोजोअन, पैरामीशियम, डायनोफ्लैजिलेट, डायटम, स्लाइम मोल्ड, यूग्लिनॉइड, अमीबा, प्लाज्मोडियम, ये एक सेल को नहीं, एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बताओ ये एक सेल है या ऑर्गेनिज्म है, इसमें उसने ये सेल्यूलर लिखा है। समझ गए बात, बढ़े आगे, तो बोलो अगर ये ऑर्गेनिज्म होते तो सेल के टाइप भी बहुत हो गए, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट नहीं होते फिर तो, इसलिए लिखने वाले ने इसको ऐसे लिखा है। तो भाई आप ये मत समझना कि आप डायनोफ्लैजिलेट पढ़ रहे हो, डायटम पढ़ रहे हो, यूग्लिनॉइड पढ़ रहे हो, स्लाइम मोल्ड पढ़ रहे हो, अमीबा पढ़ रहे हो, पैरामीशियम पढ़ रहे हो, प्लाज्मोडियम पढ़ रहे हो, तो आप सेल नहीं पढ़ रहे हो, आप ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हो। आप क्या पढ़ रहे हो, लेकिन जब आप ऑर्गेनिज्म पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंगल सेल का बना हुआ है। क्लियर है बात, बताओ जो प्रोटिस्टा है कौन, इसमें डायटम और डायनोफ्लैजिलेट जो है वो प्लांट जैसा न्यूट्रिशन शो करते हैं, स्लाइम मोल्ड फंजाई जैसा न्यूट्रिशन शो करते हैं, प्रोटोजोअन एनिमल जैसा न्यूट्रिशन शो करते हैं, और यूग्लिनॉइड जो होते हैं वो मिक्सोट्रॉप होते हैं।
वो लोग प्लांट और एनिमल दोनों जैसा शो करते हैं। कौन? यूग्लिनोइड्स। सही है बात या नहीं? तो बताओ सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, हाँ न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा किसमें मिलती है? प्रोटिस्टा में मिलती है। देखो बच्चा मेरे पास काउंटर पे आता है, सर आपने तो मतलब पढ़ा दिया न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किसमें मिल रही है, हमने तो मुनेरा में पढ़ा है। तो मुनेरा में आपने ये पढ़ा है कि उनका मेटाबॉलिक बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है। वैसे तो हमने मेनली हेट्रोट्रॉफ बताए हैं, वो बैक्टीरिया में लिखा था कि न्यूट्रिशन में मेनली हेट्रोट्रॉफ है। यहाँ प्रोटिस्टा में मेनली कुछ नहीं है, बोलो सारे न्यूट्रिशन है। ऑस्मोट्रॉफिक भी है, होलोफाइट भी है, होलोजोइड भी है, और कुछ ऑर्गेनिज्म तो ऐसे हैं जो दोनों टाइप का न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो बोलो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहां? एक बात। दूसरा, मोनेरा में कहीं पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोलो पहली बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां पढ़ेंगे? कहां पढ़ेंगे? कहां पढ़ेंगे? प्रोटिस्टा में पढ़ेंगे। ठीक है बात या नहीं? सही है। तो कल शुरू करता हूं मैं, प्रोटिस्टा आपको पढ़ाता हूं यहीं से। हाँ लिख लो बच्चे, जो ऑनलाइन है वो भी लिख लें और आप भी लिख लो। मैं लिख लाया बच्चे। क्या कह रहा है बेटा? कोई बोल रहा था कुछ, क्या कह रहा है? अच्छा वाह भाई वाह। तो कहे तो पेपर भी तेरी जगह मैं ही दे दूं यार, है नहीं? फिर पक्का डॉक्टर नहीं बनेगा क्योंकि मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आती। लिखो एक तो आप, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ जाइलम और फ्लोएम। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जिसमें जाइलम फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, पुलिंग और पुशिंग वाला, और फ्लोएम की हाइपोथेसिस जो पढ़ते हैं प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, वो वाला कॉन्सेप्ट। मिनरल्स में लिखो मिनरल्स के फंक्शन और डेफिशिएंसी सिम्टम्स, सारे मिनरल्स के फंक्शंस और उनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स। फोटोसिंथेसिस में सिर्फ डार्क रिएक्शन C3 C4 और फोटो रेस्पिरेशन, बस डार्क रिएक्शन में आ गया ना C3 C4 और फोटो रेस्पिरेशन। इसमें भी और चाहिए तेरे को? है ओए, डाइवर्सिटी पूरी आ रही है ना, और क्या करेगा? है बेटा? क्या? अरे सिर्फ डार्क रिएक्शंस, ETS तो लाइट रिएक्शन में होता है। सिर्फ डार्क रिएक्शन। मैं ऐसे पोर्शन मतलब क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा जो आपको पूरा चैप्टर ही कवर करवा देंगे। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? और भी डार्क रिएक्शन होगा तो लाइट रिएक्शन जिसको आती होगी वही डार्क पढ़ पाएगा, ये पक्का है। एरोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया का याद करना, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और ETS, ग्लाइकोलाइसिस नहीं करना, ग्लाइकोलाइसिस नहीं करना, सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और ETS मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होने वाले इवेंट और माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे होने वाले इवेंट, बस साइटोप्लाज्म वाला नहीं। अरे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या चलता है? लिंक, क्रेब्स साइकिल और ETS, बस सिर्फ उतना ही। और PGRs में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर कैसा है, केमिकल नेचर, एसिड्स हैं, गैस है, और किस में आते हैं, प्रमोटर है या इनहिबिटर है या मिक्स, दोनों का फंक्शन करते हैं, और इनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। हाँ हाँ पूरे, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। 5 तो है, यहाँ खड़ा होकर बोलूंगा 5 मिनट में सारे फंक्शन कवर कर देंगे अपने। अभी मुनेरा पढ़ दिया पूरा 5 मिनट में यार, उसके बाद कोर्सा शुरू किया है, फिर भी ऐसे डरते रहे। इतना सा सिलेबस है, कितना सिलेबस है तुम्हारा? चलो